हर किसी को खुश करना असंभव है। इसलिए पहले खुद को खुश करना सीखो, वरना जिंदगी कट जाएगी शिकायतों में। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए चैनल काफ़ी वेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए देख सकते हैं रेलवे के लिए आप लोग का स्पेशल प्लेटफॉर्म बुक का सारे सेट कराऊंगा। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। देखिए, प्लेटफॉर्म बुक का मैं सेट नंबर 3 इससे पहले अपलोड किया था, अब मैं सेट नंबर 4 लेके आऊँ। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताता 100 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, सारी चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। मैथमेटिक्स, उसके साथ साथ साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, सारी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। देख लीजिए, आप लोग का पूरे के पूरे में आप लोग को 100 क्वेश्चन सीरीज जो भी होगा सारे को मैं बताऊंगा। अगर आप लोग एक क्लास को कर लेते हैं तो आप लोग को आदत हो जाएगा हमारे क्लास को देखने के लिए। तो देख लीजिए, पूरे के पूरे आगे क्वेश्चन देख लीजिए किस पैटर्न का है ये, और इसी टाइप में पूछा भी जाएगा। आप लोग अगर दिए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं भी दिए हैं तो आप लोग फर्स्ट टाइम है, आप लोग देख लीजिए किस टाइप से होता है। और इसका आंसर की भी मैं आप लोग के सामने ला देता हूँ। अब देखिए, ये हम है, तो चलिए देखता हूँ क्वेश्चन क्या लिख रहा है, उसी के रिगार्डिंग सॉल्व करूँगा। सबसे पहले फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आप लोग का रीजनिंग का लिख रहा। मैं स्टार्ट जो करना चाहता हूँ आप लोगों का, सबसे पहले हम साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी जो भी क्वेश्चन जो रिमेन होगा उसको ही बता दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा। प्रोटीन जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइम भी होती है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स, प्रोटीन एक ऐसे प्रोटीन जो संरचनात्मक भी होती है, एंजाइम भी होती है। ऑप्शन के रिगार्डिंग लिख रहा है एलिटन, ट्रिप्सिन, ट्रोप्सिन या मायोसिन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा है तो इसका राइट आंसर होगा मायोसिन। मायोसिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात ही करना चाहते हैं ट्रिप्सिन के बारे में, तो आप लोग पढ़े होंगे ट्रिप्सिन एक प्रकार का अग्नाशय से, देखिए यहाँ पे ये इस चीज़ के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। यह अग्नाशय से स्रावित होने वाला, देखिए मैं लेता हूँ, यह अग्नाशय से स्रावित होने वाला पाचक एंजाइम है। क्लियर है? और याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट्स को क्या बोलते हैं। तो याद रखिए, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट्स को एमिनो एसिड बोलते हैं, और एमिनो एसिड का जो सामान्य सूत्र होता है NH2COOH होता है, ये जिसमें आप लोग का NH2 एमिन होता है और COH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? मायोसिन होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एट्रोपा बेलाडोना के पत्तियों तथा जड़ से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा पत्तियों तथा जड़ से। तो ऑप्शन नंबर लोग क्या करें? ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग हमेशा क्या होती है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग, तो हमेशा याद रखिए ध्वनि तरंग क्या होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में, लेकिन आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग ध्वनि लिखते हैं और एक लिखते हैं प्रकाश, दोनों को मैं हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए, आप लोगों के सामने दो तरंग होते हैं, दोनों को मैं ट्रिक से बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, प्रकाश जो होता है वह अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है ये? अनुप्रस्थ तरंग होता है। वही बात करना चाहते हैं ध्वनि का, तो ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अब देखिए, आप लोग को मैं जो ट्रिक बताऊँगा कभी नहीं भूलिएगा आप लोग के लिए। सबसे पहले अगर आप लोग ध्वनि लिखते हैं तो इसमें देखिए आधा धा है, जस्ट लाइक सेम इसमें भी देखिए आधा धा है, यानी कि अनुदैर्ध्य आपका ध्वनि हो गया। जस्ट लाइक सेम प्रकाश लिखते हैं तो यहाँ भी देखिए प्रा है, यहाँ भी आप लोग का प्रा है। इस टाइप से आप लोग क्लिक कर सकते हैं, तो आप लोगों को कभी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या लिख रहा है आप लोग का देख सकते हैं। और इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, वही अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो राइट आंसर होगा ध्वनि के बारे में बोल रहा था। तो देखिए, आधा धा था, तो आधा धा यानी कि अनुदैर्ध्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बातें करना चाहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। याद रखिए, ये तरंग एक माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है। हमेशा याद रखिएगा, आप लोग देखते हैं ध्वनि जो होती है हमेशा समांतर होती है। तो ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होती है, क्या होती है? समांतर होती है। इसके साथ साथ याद रखिए, माध्यम के ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न हो सकती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग देखिए सॉलिड, लिक्विड, देन गैस, ये तीनों में उत्पन्न हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंग के बारे में याद रखिए, इसमें जो कंपन करने की दिशा होती है वो परपेंडिकुलर होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंबवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबवत बोलते हैं। क्लियर है? और इसके साथ साथ याद रखिए, यह केवल और केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जाता है, यानी सॉलिड के, और उसके साथ साथ आप लोग का लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के ऊपरी सतह पर आप लोग का ये उत्पन्न हो सकता है। क्लियर है? याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। चलिए,
एंड अब बात करना चाहते हैं विद्युत चुम्बकीय। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। वैसे तरंग जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं उसे बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग बोलते हैं। क्लियर है? इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है आप लोग को पढ़े होंगे रेडियो वेव, एक्सरे, वाई वेव, इस टाइप से आप लोग को होता है कॉस्मिक रे, इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत अधिक होती है? सबसे पहले ऑप्शन लिख रहा किस यौगिक में, तो यौगिक में लिख रहा नाइट्रोजन की प्रतिशत अधिक होता है। यौगिक उसे कहते हैं जिसका दो या दो से अधिक तत्वों का जिसमें अनुपात सेम होता है तत्वों का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करना चाहता है यूरिया का। अल्टीमेटली हम लोग यूरिया का फॉर्मूला सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 होता है, NH2CONH2 होता है। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग पढ़े हुए होंगे यूरिया में जो नाइट्रोजन के प्रतिशत होता है वो 46% होता है। कितना होता है? 46% होता है। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा है तो यूरिया ही आप लोग का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बातें करना चाहते हैं यूरिया का। तो यूरिया को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में वोल्हर ने बनाया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है। यूरिया को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में वोल्हर ने बनाया था। क्लियर है? और इसके साथ साथ याद रखें यूरिया एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो कार्बाइड भी कहलाता है। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो। और फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 होता है। क्लियर है? अब इसको अगर आप लोग रिएक्शन कीजिए तो NH4 का होल 4 इस टाइप से निकाल सकते हैं। उसी पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3 होता है और अमोनियम नाइट्रेट का आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आर्गन के बाह्य कोश में एन का विन्यास क्या होगा? देखिए सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे तो इसमें आप बाउ सिद्धांत का यूज करना पड़ता है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे 1s 2 है। देखिए आप बाउ प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो देखिए पहला 1s लिखते होंगे, देन आप लोग 2s लिखते होंगे, फिर आप लोग 2p लिखते हैं, देन 3s लिखते होंगे, फिर 3p होता है, देन आप लोग लिखते होंगे 4s तक लिखते होंगे। उसके बाद डी ब्लॉक में आता है और अल्टीमेटली आप लोग को पता है एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स होते हैं। पी में कितना होता है? 6 होता है। फिर एस में 2 कर देंगे, पी में 6 कर देंगे, इसके बाद 2 कर देंगे। आप लोग कौन के 2 2 4 6 सॉरी 6 2 8 10 2 12 6 18 2 20 तक आ गया। यानी मैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटल किया हूँ ये आप लोग का 20 का कर दिया, यानी कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से मैं निकाल दिया। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स आप लोग को आर्गन का निकालना था। किसका निकालना है? ये आर्गन का। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आर्गन के लिए टोटल होता 18। क्या होता है ये? 18। तो उसी के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते, देखिए इसको जो आप लोग के सामने जो कैल्शियम का था उसको मैं इरेज कर दिया हूँ। अब देखिए आर्गन के लिए चाहिए था तो हमें टोटल कितना चाहिए? 18। तो आप लोग को अपने लोग के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोग का ये 2 हो गया। देखिएगा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा क्या ये? हाँ, ये आप लोग का 2 2 4 4 6 10 10 2 12 6 18। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से लेके आप लोग का ये रहेगा। तो लास्टिंग एंडिंग क्या लिखा है? देखिए 3s2। देखिए आप लोग के सामने क्या लिखा? 3s2 और 3p6 आप लोग का लास्टिंग एंडिंग होगा। तो 3s2 और 3p6 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं क्या लिख रहा, तो यानी s2 और p6 होना चाहिए। तो यहाँ पे n तो नहीं लिख रहा ना, लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ इसका ns2 और np6 हो गया। तो ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? सी को क्लिक कर देंगे, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा? 2 2 लिखा जो कि कैंसिल हो सकता है। इसमें 2 4 4 आप लोग का पी में हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु की संख्या के आधार पर मोस्ले के द्वारा दिया गया जिसमें कुल 7 आवर्त होते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। कुल कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ये याद रखिएगा 7 आवर्त, जिसे हम लोग पीरियड कहते हैं। क्लियर है? और ये आप लोग का 18 वर्ग होता है जिससे हम लोग ग्रुप कहते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक और टर्म बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोग पढ़े होंगे सब सेल, तो टोटल होते हैं देखिए SPDF होता है, SPDF। अब S में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन से 2 सकते हैं, P में कितना 6 होते हैं, D में 10 होते हैं, वही F में 18 होते हैं। इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो कि मैं काफ़ी अच्छा से बता दूंगा ठीक से। मीतू एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को T2 और C2 एक साथ मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं तथा मीटू और C2 एक साथ मिलकर 3 घंटे में कर सकते हैं। T2 को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? फ्रेंड्स जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, देखिए मीतू है तो मीतू को मीतू मत लिखिए, M मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों एफिशिएंसी के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा स्लो छोटा लिखते हैं ये, तो मीतू के लिए M मान रहे हैं तो M का वैल्यू कितना लिख रहा है? 12 घंटे में लिख रहा। देन इसी काम को T2, देखिए T2 प्लस C2 यानी T प्लस ये कितना दिन में करा? 2 घंटे में करा। तथा मीतू और C2 भी दोनों मिलकर कितना दिन में करा? 3 घंटे में कर रहा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ओवरऑल वर्क तोड़ा देखिए, तो टोटल एफिशिएंसी वाला वर्क आ रहा है आप लोग का 12 आ रहा। अब मीतू का कैपेसिटी कितना 1 आ रहा, वही T2 और C2 मिलकर कितना, इसका कैपेसिटी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देन मीतू और C2 का कैपेसिटी निकालेंगे तो आप लोग के सामने 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसी के रिगार्डिंग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा
सबसे पहले देखिए मीतू का स्पेशल वन था, तो हम लोग मीतू के यहाँ पे वन कर दिए, प्लस सीतू का निकालना चाहते हैं, तो मीतू और सीतू का मिलकर कितना था, 4 था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स यहाँ पे सीतू का अगर निकालेंगे तो 4 में से हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। देन टी2 का निकालना चाहते हैं तो टी2 का टी2 लाने, और सीतू का देखिए सीतू जो भी है सीतू, तो सीतू का कितना लाया था, 3, या दोनों मिलकर कितना कर रहा था, 6 ला रहा था। तो इसी के रिगार्डिंग अगर आप लोग टी2 को निकाला तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को लिख रहा टी2 को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले टी2 का एफिशिएंसी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब टोटल वर्क देखे थे तो टोटल वर्क आप लोगों के सामने 12 था, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, टी2 के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, तो 3 का टेबल में आप लोग का 12 कितना टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, तो यानी कि 4 आवर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा 4 आवर। अगर आप लोग ऑप्शन में है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या लिखा, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 4 आवर लिख रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बाद भी मैं आप लोगों का स्पेशल बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार कि एक महीने में विभिन्न मदों से की गई बचत और व्यय को दिए गए एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया। यह परिवार हर महीने 8,000 रुपये का बचत करता है। देखिए 8,000 रुपये का बचत करता है। सबसे पहले ये पाई चार्ट आप लोगों को दे रहा क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन में आप लोगों को देख रहा है परिवार का कुल मासिक आय ज्ञात करना। यहाँ पे लिखा है परिवार का कुल मासिक आय ज्ञात करना। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग देखिए बचत कितना था हर महीने का, 8,000 है, तो हम लोग 8,000 ले देंगे। क्लियर है। आप लोगों को क्या लिख रहा, कुल मासिक व्यय ज्ञात करना, कुल मासिक परिवार का कुल मासिक व्यय ज्ञात करना। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, देखिए कुछ भी नहीं करना इसमें। अगर कुल मासिक व्यय ज्ञात करने बोलेगा ना, मासिक कुल मासिक व्यय, तो एक परिवार का मासिक व्यय, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ओवरऑल देखिए आप लोग को ये पता है टोटल सर्कुलर बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है। अब इसमें आप लोग का जो केवल आप लोग को क्या करना है, केवल इस चीज़ में आप लोग को देखना है मासिक व्यय, तो व्यय निकालने के लिए हम लोग बचत को माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो हम लोग क्या करें, 360 में से हम लोग 60 को माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 300 बचेगा, तो 300 बाई क्या करेंगे, टोटल 60 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। तो देन इसी को सॉल्व कीजिएगा तो ये आप लोग का 5 टाइम्स आएगा। 8,000 को 5 से गुना करेंगे तो 8×5 = 40 होता है, यानी कि जो भी 40 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए क्वेश्चन आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो ये क्वेश्चन को लिख रहा है, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 35 वोट अमान्य पाए गए। देखिए 75 वोट अमान्य पाए गए। विजेता को अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिले और वह 170 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज किया गया। अल्टीमेटली फ्रेंड्स को शॉर्टकट से भी बनाइएगा तो आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोगों को सूची नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए सूची मान कुछ नहीं पता, एक्स मान लेंगे। क्लियर है। अब देखिए डाले गए मतों की संख्या क्या लिखा था, 10% ने वोट नहीं डाला, तो 10% जब नहीं डाला तो 90% वोट किया ना, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो टोटल वोट कितना किया, 0.9% एक्स किए। क्लियर है। अब देखिए वैध मतों की संख्या क्या लिख रहा था, 75 वोट अमान्य पाए गए, तो जब 75 अमान्य पाए गए तो 0.9 तो ये था, इसमें से हम लोग क्या करें 75 को माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा है विजेता को अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिले, तो हम क्या करें फिर देखिए विजेता को एक्स का क्या करें 50% वोट को मिल जाएगा ये। अब इसके रिगार्डिंग सॉल्व किया तो 0.5x आ गया। क्या गया 0.5x आ गया। हम क्या करें, ये जो आप लोग को वैल्यू है इसी में 0.5 को माइनस कर देंगे, देन सॉल्व किया तो 0.4x - 75 आएगा। अब इसी का वैल्यू को 170 के इतना कर देंगे तो आप लोग का राइट आंसर 950 आएगा, 950 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, यदि x + 1/x का वैल्यू 2 है। फ्रेंड्स एक ट्रिक होता है, देखिए मैं बताऊं, जब भी आप लोग का x/1 + x का वैल्यू अगर 2 आता है तो हमेशा ये x के यहाँ पे आप लोग 1 पुट कीजिए। देखिए अगर x के यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये x के यहाँ पे 1 कर दिए, फिर देखिए 1/x की 1, देखिए कितना के 2, तो इस टाइप से आप लोग को जहाँ जहाँ x वहाँ पे 1 केवल पुट कर दीजिए। तो देखिए ये भी x है तो यहाँ पे x कर दें पर पावर 4, तो x ही रहेगा, 1 ही आएगा। फिर 4 x का वैल्यू 1 कर दें, ये आप लोग का फर्स्ट हो गया। सेकेंड 1 - 4/1 कर दें। अब सॉल्व कर लीजिए ना ये, तो 1 और 4 क्या हो गया 5, फिर 1 में से -4 गया तो -3 बचेगा। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें कितना -15 आएगा। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा -15 होगा, जो कि ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिए। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी क्लिक करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे बोल रहा कौन सा कथन आप लोगों का सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। एक त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग बताइए क्या एक त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं क्या।
पहला आप लोगों के सामने ये रहा, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट इज नाउ, तो सेकंड कौन सही है, तो पहला याद है 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते हैं, सभी कोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग 60-60 होता है, तो मिनिमम होता है ना, तो आप लोग का ये पहला कैंसिल हो गया। सेकेंड यहाँ पे सभी की वजह से ये कैंसिल हो गया। एक त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये पहला सेकंड सही है। एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक समकोण का वैल्यू 90 डिग्री होता है, दो समकोण हो जाएगा तो डायरेक्टली दो ही कोण का वैल्यू 180 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग का थर्ड को भी कैंसिल करना पड़ेगा। फोर्थ, एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि 50 और 70 कर सकते हैं, फिर देन आप लोग को जो शेष बचे उसको कर सकते हैं, तो आप लोग का ऑप्शन बी और डी सही होगा। तो ऑप्शन बी और डी का ऑप्शन ए लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुआ था वह 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था, क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस समय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जो मुख्य न्यायाधीश थे फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था, फजल अली। इस समय क्वेश्चन आता किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिए, फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। मे भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में आ सकता है ये, तो फजल अली के अध्यक्षता में किया गया था, क्लियर है। साथ साथ याद रखिएगा, फजल अली के अलावा हृदयनाथ कुंजरू और पन्नीकर भी इस आयोग के सदस्य थे, और इस आयोग का रिपोर्ट जो 1955 में प्रस्तुत किया गया था। आईसी आयोग ने टोटल 14 राज्य, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, तो इसी आयोग ने टोटल 14 राज्य और 6 स्टेट यूटी को 14 राज्य और 6 यूटी बनाने का सिफारिश किया था, क्लियर है। और इसके रिगार्डिंग भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आप लोगों के सामने पता होगा 1956 में हुआ था, क्लियर है। अब इसी के रिगार्डिंग यानी कि 7वां संविधान संशोधन, देखिए मैं आप लोग को अगेन बताना चाहता हूँ, 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, देखिए मैं लिख देता हूँ 1956 में हुआ था। इसी के रिगार्डिंग 1 नवंबर, देखिए मैं लिख देता हूँ 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन हो, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय खदान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम खदानों में से एक है। तो यहाँ पे लिख रहा है भारतीय खदान, बोल रहा है दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम खदानों में से एक है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ऑप्शन के रिगार्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी को क्लिक करना पड़ेगा, तुम्मालापल्ली खदान। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित तुम्मालापल्ली खदान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम की खदान है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए, ये कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में है। वही बात करना चाहते हैं, देखिए बात करना चाहते हैं अपने भारत का, तो वर्तमान में भारत में जो है हमारा राज्य झारखंड में, जो कि जादूगोड़ा होता है। मैं खुद झारखंड से बिलोंग्स करता हूँ, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से, तो याद रखिएगा जादूगोड़ा वर्तमान में भारत में जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए काफ़ी फेमस है। कहाँ पे जादूगोड़ा है, इस चीज़ को याद रखें, जो कि झारखंड में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सा नगरी लिच्छियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़े थे, तो आप लोग पढ़े हो कौन सी नगरी लिच्छियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया भी था, इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र होगा। क्या होगा, पाटलिपुत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। अगेन आई रिपीट, चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्र नगरी लिच्छियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। अब देखिए चंद्रगुप्त ने लिच्छियों की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था, यानी इसकी जो राजकुमारी थी उसका नाम क्या था, कुमार देवी। देखिए मैं लेता हूँ, कुमार देवी से यह विवाह किए थे, ये भी या आप लोग पढ़े भी होंगे, कुमार देवी से उन्होंने विवाह किया था, क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स बातें करना चाहते हैं इसके बारे में। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा की उपाधि मिला था, याद रखिए महाराजा धीराज की उपाधि मिला था, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है महाराजा धीराज की उपाधि किससे मिला था, चंद्रगुप्त प्रथम को मिला था, क्लियर है। चलिए इसमें और वैसे तो कुछ है नहीं क्वेश्चन, नहीं तो मैं बता देता। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच तो चला था, लेकिन इसका डेट के साथ मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। अगेन आई रिपीट, 16 अप्रैल को चला था। देखिए मैं लिख देता हूँ, 16 अप्रैल 1853 को पहली बार चला था, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चला था, और ये टोटल 34 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 34 किलोमीटर किया था, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसमें कुल 14 कोच थे, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा।
चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। देखिए सुबह बिंदु ए से चलना शुरू करती है और पूर्व की ओर 10 मीटर चलती है। सबसे पहले मान लीजिए कि सुबह नाम की कोई गर्ल्स है, यहाँ ए से चलना स्टार्ट कर दिया, 10 मीटर देखिए पूर्व की ओर चलते हैं, हम लोग 10 मीटर इसको पूर्व की ओर चला दें। क्लियर है। अब देन आप लोग के सामने लिख रहा फिर वह बाएँ मुड़ दिया। फ्रेंड्स यहाँ से बाएँ मुड़ेंगे तो इसको ऊपर लेके जाना था, फिर बाएँ मुड़ दिया 10 मीटर चलती है और फिर वह दाएँ मुड़ती है, तो यहाँ से दाएँ मुड़ेंगे तो इस टाइप से ले जाएंगे, टोटल 30 मीटर चलती है। 30 मीटर चल गया, फिर वह पुनः दाएँ मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो देखिए पूरा दाएँ मुड़ के 15 मीटर चला दी है, 15 मीटर चलती है, फिर वह दाएँ मुड़ती है 40 मीटर चलती है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से टोटल 30 तो यहाँ हो गया, ये 10 हो गया, यानी कि टोटल यहाँ से 40 मीटर चलती है। फिर वह बाएँ और 5 मीटर चलती है। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ से देखा जाए तो बाईं ओर, यानी यहाँ से देखें तो बाईं ओर 5 मीटर नीचे की ओर आ जाएंगे। क्लियर है। अब क्या लिख रहा है, बाईं चलती है 5 मिनट चलती है। बिंदु ए से शॉपिंग मॉल तक किस दिशा में, देखिए बिंदु ए था आप लोग का लास्ट पॉइंट यहाँ, तो किस दिशा में, सबसे पहले अगर आप लोग देखिए तो टोटल दक्षिण में आ गया। क्या आ गया, ये दक्षिण में आ गया। यहाँ से टोटल 15 था ना। अब बोला कितना दूर और किस दिशा में है। सबसे पहले अगर दिशा की बात करना चाहते हैं तो आप लोग अल्टीमेटली देख सकते हैं क्या लिख रहा है, बिंदु ए। देखिए बिंदु ए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, मैं भी फंस गया। देखिए लिख रहा है बिंदु ए शॉपिंग मॉल से कितनी दूरी पे, तो देखिए बिंदु ए है आप लोग यहाँ से दूरी, तो टोटल यहाँ से दूरी कीजिए तो देखिए टोटल यहाँ से टोटल 15 था और ये 5 था, तो 15 में से यहाँ पे 15 में से 5 को 10 आ गया, तो टोटल दूरी देखेंगे तो 10 मीटर तो आ गया। और किस दिशा में है, तो इसके उत्तर में है, तो 10 मीटर उत्तर हो गया। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर आप लोग है तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, 10 मीटर उत्तर। ये आप लोग खुद से वही बना सकते हैं। चलिए ये रीजनिंग है, होपफुली आप लोग बना भी लिए होंगे। तो देखिए RBM 7 NXI 11, तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोगों को देखना होगा, इसमें आप लोगों को देखिए अल्फ़ाबेटिकल का पैटर्न्स को यूज़ करना होगा। सबसे पहले देखिए R आपका कितना में आता है, 18 में आता है। देन आप लोग का N कितना में आता है, 14 में आता है। देन J कितना में आता है, 10 में। उसके रिगार्डिंग हम लोग F का कितना होता है, 6 में। देखिएगा सारे में क्या सिमिलर आता है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो B में भी क्या हो, B का 2 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ B का क्या हो गया, 2 होता है। ठीक है। अब हम लोग B को वैसे अल्फ़ाबेटिकल में देखा है तो बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28 भी लिख सकते हैं। तो 28 में 4 को माइनस करेंगे क्या होगा, x आएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखना चाहेंगे तो यहाँ पे जो वर्ड्स आएगा x आएगा, तो x से ही प्रारंभ होगा। आप लोगों को समझ में आ गया। सेकेंड वर्ड्स देखेंगे बी के बाद दिखा एक्स, तो यानी बी भी होता है 28 में से 4 गया, फिर देखिए 4 का माइनस हो रहा। फिर हम लोग क्या कर, देखिए ये आप लोग का एल आ रहा, तो एल कितना में होता है, आप लोग अल्टीमेटली पढ़े होंगे, तो एल होता है 12 में से, 12 में से 4 को घटाएंगे, एच आएगा। तो एक्स के बाद कहीं अगर एच है तो आप लोग क्लिक कर दिए। देखिए पहला तो कैंसिल ही था, सेकेंड में ओ है कैंसिल हो गया, थर्ड में एस था कैंसिल, तो लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स एच एस, तो यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। बस इस टाइप से आप लोग को पैटर्न को यूज करना है। देखिए इन क्वालिटी का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या लिख रहा। एक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में कौन से सही हैं। देखिए सबसे पहले लिख रहा है एन आप लोग का लिख रहा है ग्रेटर है कंपेरिजन टू एम, फिर के ग्रेटर है। देख लीजिए इसमें आप लोग को बताना चाहता, देखिए एल जो है आप लोग का एल जे में एल आप लोग का बड़ा लिख रहा है। इस चीज़ से मैं बताता हूँ, जिधर मुँह खुला होता है उसी को मैं बड़ा मानता हूँ। अब देखिए एन और एल में भी देखिए एन बड़ा लिख रहा है। क्लियर है। तो इसी का हम लोग यूज करना है, इसका इनक्वालिटी का यूज करना। देखते हैं क्या होगा। ये सबसे पहले कंपेरिजन करते हैं फॉलो का, एल बड़ा है क्या जेल से। देखिए एल और जे के बीच रिलेशन देखिए, तो एल और जे के बीच अगर देख रहे हैं तो एल आप लोग का ग्रेटर एंड इक्वल टू आई लिख रहा है, एल आई से बड़ा है और इक्वल भी है, और यहाँ भी देख रहे हैं जे से भी है। तो फ्रेंड जे और एल में अगर देखें तो ये बड़ा हो रहा है, तो पहला आप लोग का 110% आप लोग का राइट हो गया। क्लियर है। देन एन और एल के बीच रिलेशन हो रहा, तो एन और एल के बीच रिलेशन के लिए हम लोग क्या करें, एन और एल, तो एन और एल यानी एन और एल के बीच में, तो यहाँ पे देखिए एन लिख रहा, फिर आप लोग एन बड़ा ही लिख रहा है एम से, फिर देखिए यहाँ पे छोटा आ गया के बीच में इक्वल टू एल आ रहा। आप लोगों को बताना चाहते हैं यहाँ पे जो रिलेशन जो आप लोगों को निकालना है एन और एल के बीच में, एन और एल के बीच में देखिए आप लोग के ग्रेटर और लेस हो रहा। जब भी आप लोग का ग्रेटर और लेस आएगा, दो अपोजिट अगर एक्शन आता है तो वो हमेशा नेगेटिव होता है, नहीं कभी सही नहीं होता। तो पहला आप लोग का सही था, सेकेंड आप लोग का रॉन्ग हो गया, तो राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग का क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं क्या लिख रही है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम टेकिंग का होता है, लेकिन अगर आप लोग काउंट किए तो 28 होगा। सॉरी इसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, काउंटिंग करने का होता है ये।
दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और वह संख्या चुने जो कि दी गई सीरीज का प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करता है। इसमें देखिए आप लोग को पैटर्न को सबसे पहले पहचानना होगा। चलिए देखते हैं क्या पैटर्न है, उसके रिगार्डिंग सॉल्व करें। देखिए 8 4 12, 12 2 14, 14 अब 12 क्या होता है 26 होता है। क्लियर, यानी सारे बाहर को जोड़ने पर 26 आएगा। अब 26 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, कितना रहा 13 आ, जो कि मिडिल वाला गया। 16 8 24, 24 4 28, 28 और ये 24 को जोड़िए तो 52, 52 का हाफ कितना था 26, तो ये भी आ गया। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या लाना 22 लाना है। तो देखिए सबसे पहले 22 है तो 24 हो गया, 24 और क्या 14 जोड़ेंगे तो 24 और 14 को अगर आप लोग जोड़ते हैं तो 24 4 28 10 38, 38 यहाँ पे तो आ गया, 38 प्लस हम लोग यहाँ पे x कर देंगे। क्लियर है। अब 22 जो है ना ये किसी का आधा है तो 22 ने क्या था 44, तो हम लोग 44 में से 38 को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा 6 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है कि वह मेरी नानी दादी का इकलौती पुत्री है। तो भानु का गीता से क्या संबंध है? चलिए काफ़ी जिसमें बताना चाहता हूँ। देखिए गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है गीता के बारे में। क्लियर है। वह मेरी नानी, देखिए हम लोग सबसे पहले भानु के बारे में देखिए, ये भानु है, क्या लिखे गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है कि वह मेरी नानी या दादी की इकलौती पुत्री के। तो देखिए इसकी नानी या दादी, तो मान ली इसके नानी या इसे इसकी माँ की माँ हो गई नहीं है। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, यानी कि क्या लिख रहा है, वह मेरी नानी या दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। यानी कि देखिए एक दादी या नानी का, मान लीजिए कि इसकी ये नानी है, सॉरी ये नानी मान लिया, ठीक है। तो नानी का जो पुत्री जो होगा वह इसकी माँ हो गई, ठीक है। पुत्री की पुत्री है तो यानी इसकी पुत्री, यानी ये माइनस हो गया ना, तो ये तो बहन हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है तो बहन हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या लिखा कि पुत्री की पुत्री है। धानु का, धानु तो बॉय है ना, तो धानु का गीता से क्या संबंध, तो भानु का गीता से संबंध हो जाएगा भाई का हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई का। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो भाई का हो जाएगा। बॉयस है तो भाई होगा, बहन है तो बहन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग क्या है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे आते हैं, B1 B2 B3 सब बहुत सारे लंबे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक ट्रिक था। देखिए रथ एक ट्रॉफी, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। रथ एक ट्रॉफी से आप लोग याद कर लीजिए। रथ एक ट्रॉफी से आप लोग को समझ में आया। देखिए विटामिन ए से रेटिनॉल हो गया, बी से होता है थायमिन हो गया, सी से स्कॉर्बिक एसिड हो गया, स्कॉर्बिक अम्ल, डी से होता है कैल्सीफ्रोल होता है, ई से टेकोफ्रोल होता है और एफ से होता है फिलोफ्थिलीन होता है। ये आप लोग का ट्रिक होता है। क्लियर है। लेकिन आप लोग को बोला B1 से, तो बी रथ एक था से क्या होता है थायमिन होता है। तो याद रखें बी से जो होता है, बी से विटामिन बी से क्या होता है बेरी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, बेरी होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेगा। और फ्रेंड्स वही बात करना चाहते तो B2 से जो होता है उसे बोलते हैं राइबोफ्लेविन बोलते हैं, जिसके कारण आँख का रंग लाल होता है, त्वचा फटता है। अब B3 से होता है मानसिक क्षमता का कमजोर होना। क्लियर है। ये सब सारी चीज़ों को पढ़े होंगे आप लोग। अस्कर्विक किससे होता है, तो विटामिन सी से होता है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए पेलाग्रा किससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZnO+C समीकरण इक्वेशन लिखा CO से अभिक्रिया करता है। सबसे पहले फ्रेंड ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। ये देखिए ZnO है, यहाँ पे ZnO है, ये कार्बन से अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ पे देखिए आप लोग को जब रिएक्शन करें तो जिंक बाहर हो जाएगा, C+O हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। देखिए ये CO से मिल रहा, CO से यानी कार्बन ऑक्सीजन से मिल रहा। तो यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ पे सिंपल देखिए ZnO क्या और अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है ये ZnO क्या और अपचयित हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन था लेकिन इसमें ऑक्सीजन हट गया। तो ZnO इसमें क्या हो रहा है अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें ZnO अपचयित हो रहा है। क्लियर है। और अपचयित तो ये हो रहा, साथ में क्या जिंक का निर्माण कर रहा। तो ऑप्शन नंबर तो यही आप लोग का राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या करें, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। और फ्रेंड बात करते हैं ऑक्सीकारक के बारे में। सबसे पहले ऑक्सीकारक उसे कहते हैं वह पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक बोलते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो। और ऑक्सीकारक में देखिए क्या होता है, ऑक्सीकारक में सबसे पहले ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की संख्या में कमी आती है। इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था। क्लियर है। और वैलेंसी में वृद्धि होती है। ये सब सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोगों से कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें एक के अलावा अन्य सभी सही है, गलत निष्कर्ष का चयन करें। सबसे पहले देखते हैं क्या लिख रहा है, जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के कारण होता है। बिल्कुल फ्रेंड, जीनों का जो पृथक्करण होता है वह युग्मकों के निर्माण के कारण होता है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। याद रखिएगा प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं, ये गलत निष्कर्ष है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था ये सभी ये आप लोगों का गलत है, एक ही रूप का नहीं होता, ये आप लोगों का गलत है। तो ऑप्शन बी ही आप लोगों का गलत है। थर्ड, जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशानुगत होता है। बिल्कुल सही है। जीन युग्म में आता है। बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आप लोगों का गलत है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं क्या लिख रहा। ये आप लोगों को वेन डायग्राम सॉरी देखिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कथन 1 लिख रहा, अष्टक नियम केवल कैल्शियम ताकि लागू हो सकता था। अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था अष्टक नियम कल में बताया था। अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, क्लियर है, जिनमें उन्होंने बताया कि 56 तक ही तत्व लागू हो सकते, 56 तक ही तत्व पॉसिबल है और उनका जो था वह केवल कैल्शियम तक ही लागू था। ये पहला आप लोग का बिल्कुल बिल्कुल सही है। सेकेंड, कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे, ये भी आप लोग का सही है। तो देखा जाए तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही, दोनों कथन सही है, कथन 2 और 1 दोनों का सही व्याख्या भी करता, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता न्यूलैंड्स अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, जो कि इसमें 8 तत्वों की एक श्रेणी बनाया गया था, एक संगीत के आधार पर लिया गया था, क्लियर है। और इसके समय जो तत्व खोजा गया था टोटल 56 ही थे, इस चीज़ को भी आप लोग पढ़े होंगे। और इसके रिगार्डिंग आप लोग देखे होंगे तो पहला जो तत्व स्टार्ट हुआ था लिथियम से, लिथियम के बाद क्या होता था बेरिलियम, फिर उन्होंने बोरॉन देखे लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, फिर नाइट्रोजन था, उसके बाद ऑक्सीजन था, फिर फ्लोरीन था, यहाँ पढ़े होंगे। फ्लोरीन के बाद क्या था, यहाँ पे हम लोग सोडियम का यूज किए थे, यहाँ पे मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम थे, फिर यहाँ पे सिलिकॉन का यूज किया था, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे पोटेशियम का यूज किया था, ये कैल्शियम, बस यहीं तक लागू हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग पढ़े होंगे, क्लियर है। और क्वेश्चन आता है न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन थे। तो न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी का जो प्रथम तत्व था आप लोग पढ़े भी होंगे, हाइड्रोजन थे। कौन थे ये, हाइड्रोजन थे। और वही न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी का अंतिम तत्व की बात करना चाहते हैं तो ये थोरियम थे, जो कि TH से डिनोटेड करते हैं, ये दोनों याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे उत्तक के बारे में, द ग्रुप ऑफ सेल इज नो एज टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू नो हिस्टोलॉजी। और फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आप लोग का, एक होते हैं परमानेंट, एक होता है मेरिस्टेटिक होते हैं। जिसमें फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताता है मेरिस्टेटिक्स में 2 होते हैं, आप लोग पढ़े हो, एक सिंपल होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सिंपल जो टिश्यू होते हैं, देखिए सिंपल जो टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा, देन पैरेन्काइमा के बाद होता है एक आप लोग का स्क्लेरेन्काइमा, एक होता है कॉलिन्काइमा, ठीक है, PSC याद कर लीजिए। अब देखिए मैं आप लोग को बताता है पैरेन्काइमा जो होता है ये पैकिंग का कार्य करता है। स्क्लेरेन्काइमा जो आप लोग का होता है, जो आप लोग देखते हैं डाली वगैरह काफ़ी लुचपुच होता है, यानी कि काफ़ी देखते हैं गिरने वाला होता है, ठीक है, ढीलेपन होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा से ये कॉलिन्काइमा को वैसे होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ये काफ़ी ढीठ होते हैं, ढीठ बोलते हैं, और ये काफ़ी कठोर भी होते हैं। आप लोग देखे होंगे नारियल का रेशा वगैरह जो होता है ना, वह आप लोग का स्क्लेरेन्काइमा का ही होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो यार एक किस कठोर कौन बनाता है, तो स्क्लेरेन्काइमा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, इसमें कौन बनाता है, स्क्लेरेन्काइमा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका लंबी, संकरी और दोनों सिरों पे नुकीली होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके साथ साथ इसमें लिग्निन होते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है ना, इसमें कौन सा चीज़ यूज होता है, तो इसमें लिग्निन का यूज होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें लिग्निन का यूज किया था, क्लियर है। साथ साथ में यह मृत होती है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए, और इसका प्रयोग आप लोग देखते हो अखरोट व नारियल में हुई होती है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ। तो देखिए आप लोग मैं पैरेन्काइमा बता दिया, पैकिंग का कार्य करता है, कॉलिन्काइमा बता दिया, स्क्लेरेन्काइमा बता दिया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आगे, चलिए मैं इसको भी बताऊंगा। जीवन, प्रवीण और कानन के बीच 17,600 की राशि इस प्रकार विभाजित की गई है कि जीवन और प्रवीण को प्राप्त राशि का अनुपात 5:8 था, जबकि प्रवीण और कानन द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 3:2 था। तो जीवन को उसके हिस्से के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए तीनों के बीच में कुल राशि कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो 17,000, देखिए 17,600 होता है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे रेशियो की रिगार्डिंग में बताना चाहता हूँ। देखिए ये जीवन है और ये आप लोग का प्रवीण है। जीवन और प्रवीण के बीच का रेशियो देखिए 5:8 आ रहा है आप लोगों का, क्लियर है। देन आप लोग को प्रवीण और कानन देखना है, तो प्रवीण और कानन का रेशियो लिखा 3:2 लिख रहा है, ये आप लोगों का कानन है। हम लोग क्या करेंगे, तीनों के बीच का रेशियो को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व किए हो, यहाँ पे आप लोग 3 ले देंगे, जहाँ पे जो खाली था उसे गुना करते हैं, यहाँ पे हम लोग 8 कर देंगे। अब देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 आ गया, 8 3 24 होता, 8 2 16, इस टाइप से आप लोग किए होंगे। अब इसी के रिगार्डिंग आप लोग को पूछा जीवन का, तो जीवन यानी पहला था, तो जीवन का कुल हिस्सा कितना था, 15 था। ओवरऑल कितना आ रहा है, देखिए 15 24 कितना होगा, टोटल देखिए 16 और 24 कितना 40 आ गया, 40 और 15 कितना होता 55, यानी टोटल 55 आ गया। इसको गुना करेंगे 17600 से, तो देखिए 5 का पहाड़ा में 15 3 बार में आता है, ये 11 बार में आता है। अल्टीमेटली 11 का पहाड़ा में भी आप लोग देखिए एक बार में आ गया 6, यानी कि 16 बार में, तो 16 3 48, तो टोटल 48, तो इसका राइट आंसर होगा। जो कि ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। काफ़ी इजी से आप लोग बना सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इजी से। देखिए भवानी अपनी आय का कितना % खर्चा करता है। देखिए कोई भी अगर आय रहता है सबसे पहले आप लोग को 100% मानना पड़ेगा। क्लियर है, टोटल है। अब देखिए इसमें से 68% आप लोग को खर्च कर दिया, तो रिमेन क्या बचा आप लोग पता होगा, 32% इसमें शेष बच गया। क्लियर है, यानी रिमेन बच गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, टोटल इनकम हो गया। क्लियर है। अब क्या लिखा, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है। फ्रेंड्स आप लोग बताइए, अगर इसके शुरू में इनकम तो हम लोग 100 माने थे, अब इसमें 15% का वृद्धि करते हैं, तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा इसमें कितना आएगा, 115 आ गया, यानी 115 आ गया। तो उसकी व्यय में 10% की वृद्धि होती है। उसकी व्यय में क्या लिखा, 10% की वृद्धि। तो 68 में अगर हम लोग 10% की वृद्धि करेंगे तो टोटल आ जाएगा 74.8 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए, तो इसमें लिखो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम क्या करेंगे, देखिए 115 में से 74.8 को घटा देंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग घटाइए तो 40.2 बचेगा। क्या बचेगा, 40.2 बचेगा। अब बोला इसके क्या लिख रहा था आप लोग, इसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हम लोग 40.2 में से 32 को माइनस करेंगे तो आप लोग के सामने 8.2 आ गया। ठीक है, और ओवरऑल कितना लेना था, 32 का लेना था, इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो 25.25 आ जाएगा, 25.62% आएगा। तो राइट आंसर करेंगे 25.62%। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने वर्षों के लिए 2500 रुपये का निवेश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किया जाए कि मिश्र धन 4900 रुपये के बराबर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग बना भी लेंगे, हमें पता है। देखिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल दिख रहा 2500 लिख रहा और अमाउंट लिख रहा 4900 लिख रहा। क्लियर है। तो आप लोग को जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से पी को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट टोटल कितना था, 4900 था, 4900 में से 2500 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग देखें सिंपल इंटरेस्ट का टोटल जो चार्ज आया 2400 रुपये आ गया। कितना आ गया फ्रेंड, 2400 रुपये आ गया। और हम लोग क्या करें, यहाँ से टाइम निकालना था आप लोगों को। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 2400 रुपये था, इंटू 100 कर देंगे। इंटू क्या करेंगे, आप लोग को पता है पी गुना आर करेंगे। तो पी कितना था, 2500 रुपये था, और आर कितना था, 12% था। देन सॉल्व कीजिए, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। फिर देखिए 12 का पाला में 2400 कितना बार है, 200 बार में आएगा। फिर 25 का पाला में 200 कितना बार में आएगा, तो अल्टीमेटली 8 बार में आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 वर्ष आएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। चलिए कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। देखिए 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 42 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे एक दूसरे को कब पार करेगी। सबसे पहले मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। आप लोग ट्रेन का क्वेश्चन पढ़े होंगे। जब भी दो रेलगाड़ी हो या दो रेलगाड़ी हो, जब भी आपस में विपरीत दिशा में पास करती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जब भी पास करती है, तो उसके चाल को क्या करते हैं, हमेशा ऐड कर देते हैं। अपोजिट में क्या करते हैं, चाल को ऐड कर देते हैं। क्लियर है। और जो भी डिस्टेंस होता है उसको तो हमेशा ऐड करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पूछ रहा है आप लोग का टाइम। तो हम लोग देखिए टाइम का फॉर्मूला जानते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। आप लोग को पता है यूनिट भी सेम करने का होता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं डिस्टेंस कितना था। होपफुली फ्रेंड देखिए डिस्टेंस 230 और 270 को ऐड कर देंगे, तो अल्टीमेटली दोनों को ऐड करेंगे तो 500 आ गया। अब चाल क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 42 और 48 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, यानी 4 4 90 आ रहा है। क्या रहा है, 90। हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर में था तो मीटर पर सेकंड में गुना बदल देंगे। तो ये हम लोग गुना किए 5/18 से, तो 18 का पारा में 90 5 बार में आता है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, देखिए 500 आ गया। अब 5 को 5 से गुना किए 25 आ गया। 25 का पारा में 500 कितना बार मारा, 20 बार मारा। तो टोटल टाइम अगर देखिए तो टोटल आप लोग का 20 सेकंड आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 सेकंड आ रहा है। तो फ्रेंड राइट आंसर आ रहा है 20 सेकंड आएगा, जो कि ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। देखिए मेरा काम फ्रेंड्स आप लोगों को टोटल 100 क्वेश्चन को करवाना है। सारे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। कुछ कमी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको मैं इंप्रूवमेंट करूँगा और भी मैं अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। और किसी चैप्टर में स्पेशल प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर उस चीज़ को भी मैं पूरे के पूरे बता दूंगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसलिए मैं छोटे क्वेश्चन को मैं नहीं बताता हूँ। वैसे छोटा नहीं, छोटा ही ज़्यादा धमाका देता है। इसमें फ्रेंड्स आप लोग को एक्स का वैल्यू सॉल्व करना है। ये बोर्डमास के तरीकों को जब सॉल्व कीजिएगा ना तो एक्स का वैल्यू देख लीजिए -3 आएगा। क्लियर है। थोड़ा टाइम टेकिए ना, आप लोग देख लीजिएगा।
किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार में अधिकांश भाग को कवर करती है? सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे भारत में मिट्टी के बारे में। देखिए आप लोग अगर भारत का मैप बनाते हैं तो दक्कन का पठार इस टाइप से है, और दक्कन का पठार में जो होता है ना वो आप लोग पढ़े भी होंगे, यहाँ पे काली मिट्टी होती है। क्या होती है? काली मिट्टी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। कैसे कि आप लोगों को पता, सबसे पहले अगर भारत के मैप बनाए होंगे तो आप लोगों को पता दक्कन के पठार यहाँ पे इस क्षेत्र में आता है, और इसमें क्षेत्र में महाराष्ट्र वगैरह आता है, महाराष्ट्र गुजरात आता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र गुजरात में क्या आता है? काली मिट्टी आते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, काली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स ये भी याद रखें, भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी की पहचान की है, और काली मिट्टी जो होता है आप लोग का महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। क्लियर है? और काली मिट्टी जो होता है ना वो कासे काली कासे कपास, तो कासे काली कासे कपास यानी कपास की फेमस के लिए क्या होती है? काली मिट्टी होती है। और यही काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लावा मिट्टी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं, करेल मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है जलोढ़ मिट्टी। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। यानी क्वेश्चन आता है भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के 29वें राज्य यानी कि तेलंगाना में। कहाँ पे? ये तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। वैसे अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जनवरी 2025 के रिगार्डिंग में। देखिए मैं करंट अफेयर में कुछ लेकर आ रहा हूँ। जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग भारत में कुल 106 नेशनल पार्क है। भारत में कुल 106 नेशनल पार्क है, जिसमें और साथ साथ में 56 टाइगर रिजर्व क्षेत्र, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? सबसे पहले आप लोग फेमस है क्वेश्चन देखे होंगे। तो असम में सबसे पहले तेल का जो कुआं होता है वो असम के डिगबोई में खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी को। और ये कब हुआ था ये भी आप लोग को पढ़े होंगे, 1901 में खोला गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहते हैं? सबसे पहले यहाँ पे जलमार्ग 2 बोलते हैं। तो देखिए जलमार्ग 2 जो विस्तार जो होता है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे होता है। किस पे होता है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो विस्तार होता है धुबरी से सदिया तक होता है। ये भी आप लोग को मैं बताया था। ये जो क्वेश्चन जो आता है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो आप लोग का आता है धुबरी से सदिया तक आता है। देखिए मैं लिख दिया धुबरी से लेके सदिया तक होते हैं। और इसका टोटल डिस्टेंस की बात करना चाहते हैं तो टोटल 891 किलोमीटर होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए और धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना सबसे बड़ा टर्मिनल भी होता है। क्लियर है? चलिए और फ्रेंड्स अगर बात करना चाहते हैं पहला, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो होता है वह इलाहाबाद से हल्दिया तक, जो कि गंगा और हुगली नदी के संबंध में आती है, और वो सबसे लंबी भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो आप लोग बना लिए होंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले देखिए 6 में कितना ऐड करेंगे? 10 आएगा, तो +4 कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 10 को 2 से गुना के 20 आ गया। फिर 20 में 4 जोड़ेंगे 24 आ गया। फिर इसको 2 से गुना के, फिर इसको देखिए 4 ऐड कर देंगे। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? 20 को ऐड कर देंगे। तो 52 में अगर हम लोग 20 को ऐड कर 52 में हम लोग क्या करें? 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 104 आएगा। शुरू में 4 ऐड किए, फिर दोगुना किए, फिर 4 ऐड किए, दोगुना किए, तो 104 आंसर होगा। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए 4 संख्याओं में से 3 संगत और 1 असंगत है, तो असंगत को चुनना है। 63, 84, 49, 50। फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा इसमें सारे देखिए सारा टेबल यानी कि 63, 84 और 49 ये आप लोग का 7 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन 50 आप लोग का 7 से डिविजिबल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 8 छात्र PQRST XYZ दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जरूरी नहीं किसी क्रम में। P और T के मध्य केवल 4 छात्र बैठे हैं। ZS के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। R Q के पड़ोसी है। P T के दाईं ओर बैठा है तथा T Z के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। T X का पड़ोसी नहीं है। यदि T पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है तो दूसरे छोर से 7वें स्थान पर कौन बैठेगा? सबसे पहले अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों को क्या 8 लोगों को बैठाना है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखा? देखिए दक्षिण की ओर बैठा है, जरूरी नहीं। P और T के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठा है। 8 लोगों को बैठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए P और T के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठा है, तो P और T को भी स्किप कर दीजिए। क्या लिखा? ZS के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। सबसे पहले हम लोग Z को बैठाएंगे S के बाईं ओर से चौथे स्थान पे। Z जो है ना S के बाईं ओर से चौथे स्थान पे है, तो ठीक है ZS के बाईं ओर से चौथे स्थान पे है, तो हम लोग Z को आगे बैठाने का प्रयास करेंगे। S के बाईं ओर से चौथे स्थान पे। फिर लिख रहा आप लोग का
आर क्यू के पड़ोसी है, पी टी के दाईं ओर बैठा, देखिए पी जो है टी के बाईं ओर बैठा हुआ है, टी जेड के बाईं ओर दूसरे यहाँ पे देखिए पहला टी जो है जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, सबसे पहले टी कंफर्म कर दिया, टी जो है जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो टी जो है जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे आप लोग को फिक्स कर दिया। तो देखिए टी जो है जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे टी एक्स का पड़ोसी नहीं है। तो फ्रेंड इसमें अगर आप लोग बनाए तो देखिए आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग देख लीजिए इसका ये मैं सेटिंग अरेंजमेंट के रिगार्डिंग आप लोग को बता दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोग को बता दूंगा। थोड़ा टाइम टेकन इसमें और मेरे पास। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा था दूसरे छोर से 7वें स्थान पे कौन है, तो अल्टीमेटली वाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिख रहा है ये, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग को बताऊंगा। क्वेश्चन लिख रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, ये होपफुली आप लोग बना लेंगे। देखिए परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है कथन। धारणाएं, परीक्षा के दौरान मोबाइल से छात्रों की परेशानियां होती है, बिल्कुल होती है, पहला सही है। मोबाइल को बंद रखने से उनकी सतर्कता से बेहतर रखने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो दोनों पालन करना चाहिए, यानी एक और तो दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इसमें तो आप लोग बना सकते हैं दी गई चित्र में आकृति में कौन सा उत्तर आकृति बनती है। सबसे पहले इसके लिए अकॉर्डिंग अगर देखिए ना तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी लिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कप ग्लास केतली, सब फ्रेंड्स आप लोग बताइए। देखिए जिस प्रकार कप का संबंध ग्लास से होता है उसी प्रकार केतली का संबंध किससे होता है, हानि से होता है। किससे होता है, हानि से होता है। चलिए ये देखिए बीमारी वाला क्वेश्चन तो एक आएगा ही आप लोगों को, देखिए इसमें आप लोग को पढ़े भी होंगे, मैं क्लास 10th वाले को पढ़ाया था। देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग को यहाँ पे अलैंगिक जनन के बारे में लिख रहा, सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे देखिए प्लेज्मोडियम, तो प्लेज्मोडियम में जो जनन होता है आप लोग पढ़े होंगे, प्लेज्मोडियम में जो जनन होता है वह बहुखंडन विधि द्वारा होता है। क्या होता है, बहुखंडन विधि। तो हम लोग सबसे पहले प्लेज्मोडियम आप लोग का सही, यानी कि सी का थर्ड का सी आप लोग का सही है। बात करना चाहते हैं हम लोग द्विखंडन का, तो अमीबा होता है द्विखंडन का, इसके साथ साथ अमीबा के साथ साथ लिस्मेनिया होती है, तो लिस्मेनिया भी आप लोग का होता है द्विखंडन, यानी कि पहला का बी कर देंगे। क्लियर है। अब बात करना चाहते हैं ईस्ट का, तो अल्टीमेटली फिर ईस्ट जो होता है वह मुकुलियन विधि से नहीं बडिंग विधि होता है। अब लास्ट बच गया हाइड्रा, तो हाइड्रा जो होता है वह पूर्ण जनन विधि से होती है। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा जाए तो ए का बी कहाँ लिख रहा है, ए का बी तो आप लोग का लिख रहा है और सेकेंड का डी, तो यानी तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बी को क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर है। अगेन आई रिपीट, फिर से ध्यान देगा। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिएगा लिस्मेनिया और अमीबा दोनों आप लोग का जो होता है वह द्विखंडन विधि होता है। क्या होता है, दोनों में जो जनन होता है वह द्विखंडन विधि से होता है और द्विखंडन विधि से होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग कर देंगे ईस्ट की बात करना चाहता है। ईस्ट हमेशा बडिंग में, यानी जिसे लोग बोलते हैं मुकुलन, तो ईस्ट जो आप लोग का होता है वो मुकुलन प्रोसेस होता है। प्लेज्मोडियम, तो मलेरिया प्लेज्मोडियम जो होता है वह बहुखंडन से होता है। वही बात करते हैं हाइड्रा, तो हाइड्रा तो सबसे ईजी है, पूर्ण जनन के विधि से होगा। क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी मोहब्बत से पढ़ सकते हैं। चलिए और भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन मैं इतना ही रहने देता। देखिए अगर आप लोग और भी जानना होगा एग्जाम्पल तो देखिए सबके मैं बता, सबसे पहले पूर्ण जनन की बात करना चाहते हैं तो पूर्ण जनन का एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, हाइड्रा ले सकते हैं, साथ साथ यूग्लिना ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हाइड्रा के साथ साथ प्लेनेरिया ले सकते हैं। वही द्विखंडन की बात करना चाहते हैं तो द्विखंडन में अभी मैं जस्ट बताया था आप लोग को, 2 एग्जाम्पल दिया था, दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है। सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को पता होगा सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तो ऑप्शन है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। और याद रखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन अभिक्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लास 10th का ही क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें आप लोगों को सीखने वाला क्वेश्चन आ चुका है, मैं बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। सबसे पहले फ्रेंड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में लिख रहा है। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना तो आप लोग इसको क्या स्ट्रक्चर फार्मूला में बदलने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आप लोग बदलने में ही जानते होंगे। देखेंगे यहाँ पे C कितना है, 1 2 3 4 है, तो C 4 ले दें, 1 2 3 4 ले दें। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कहाँ पे क्या लिख रहा, तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें डबल बॉन्ड लिख रहा है 1 2 3 4, तो हम लोग सारे के बगल में यहाँ पे आगे हाइड्रोजन दे देंगे। यहाँ पे तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन दिख रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे CH2 था तो हम लोग इसके नीचे एक और CH2 दे देंगे, फिर लिखा था डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दे दिए। यहाँ से CH ही था तो अल्टीमेटली इसके साथ CH हम लोग एक ले फिर सिंगल बॉन्ड दिए। यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिर एक CH देंगे, फिर डबल बॉन्ड दिख रहा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर डबल बॉन्ड देंगे, फिर CH2 यानी कि एक H यहाँ भी देंगे। ये हम लोग इसका क्या किए
कंस्ट्रक्शन फार्मूला को शो किए। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनेगा, सिग्मा बॉन्ड वहाँ पे होता है जहाँ पे आप लोग का देखिए, जहाँ भी आप लोग का सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे आप लोग को एक सिग्मा बॉन्ड देना पड़ेगा, क्लियर है। और जहाँ आप लोग का डबल बॉन्ड भी है, जहाँ पे आप लोग का डबल बॉन्ड भी है तो वहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक सिग्मा देंगे, यहाँ पे एक सिग्मा देंगे, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो हम लोग सिग्मा कहीं यूज वैसे बोल रहा था। तो यहाँ पे एक सिग्मा दे देंगे, यहाँ भी एक सिग्मा होगा, सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे एक पाई होगा और साथ साथ आप लोग का सिग्मा होगा, फिर सिग्मा देंगे सिग्मा। आप लोगों को क्वेश्चन में अगर देखना चाहता हो तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछ रहा, तो चलिए सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें अगर जिस टाइप से मैं देख रहा हूँ इसमें टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड है। वही पाई बॉन्ड की बात करना चाहते हैं तो देखिए पाई बॉन्ड की तरह एक यहाँ पर एक यहाँ, तो 2 पाई बॉन्ड है, तो 9 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गया। तो इस टाइप से आप लोग बना सकते थे। और टोटल सा संयोजन बना कितना, तो 9 2 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बोल रहा था, तो राइट आंसर कितना आ गया, 9 आ गया, जो कि ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। कौन सा पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि को रोकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स पौधों के बारे में वृद्धि, तो देखिए पौधों में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ोगे सबसे पहले जो हार्मोन होता है आप लोग पढ़े ऑक्सीजन होते हैं, उसके साथ साथ आप लोग जिबरेलिन भी पढ़े होंगे, साइटोकाइनिन पढ़े होंगे, एब्सिसिस पढ़े होंगे। तो इसमें पौधे वैसे हार्मोन जो पौधों में वृद्धि को रोकता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एब्सिसिस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसिस अम्ल, या फिर ABA अम्ल भी बोलते हैं, ABA अम्ल भी बोलते हैं, क्लियर है। तो याद रखिएगा एब्सिसिस अम्ल पादप हार्मोन पौधे को वृद्धि को रोकता है, क्लियर है। चलिए अब बातें करना चाहते हैं साइटोकाइन। तो साइटोकाइन जो है ना जीवंतता को रोकता है, और ऑक्सीजन हार्मोन पौधों को वृद्धि में नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है, क्लियर है। और ऑक्सीजन ही खरपतवार भी होती है, खरपतवार भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन ही सूर्य के प्रकाश सूर्यमुखी के पौधे में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइन क्या कहते हैं, कोशिका का विभाजन करते हैं। क्वेश्चन तो आंसर आता है तो मैं बहुत सारा बता दूंगा, लेकिन जो है उसी को बताना। देखिए प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्राप्त प्रदान कर सकता है, केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। देखिए ये क्वेश्चन में आप लोग बोल रहा क्वेश्चन प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं परिवर्तन। क्या बोल सकते हैं, परिवर्तन। याद रखिए प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग पढ़े होंगे। और गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते, देखिए गुणसूत्र में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोम कहते हैं। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, जीनोम कहते हैं। और साथ साथ याद है जीन इन्हीं गुणसूत्रों में पाई जाती है, यानी कि जीन जो है ना इसी गुणसूत्रों में पाई जाती है। बात करते हैं गुणसूत्र का, तो गुणसूत्र का जो नाम शेयर किया था वो वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + 2√5 क्या है। सबसे पहले फ्रेंड देखिए आप लोगों को पता हो, देखिए 3 है तो 3 एक प्रकार का क्या है, रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 + √5 है, तो यहाँ पे देखिए ये √5 आप लोग का इरेशनल नंबर आ गया। इरेशनल नंबर में किसी भी संख्या को ऐड करते हैं तो आप लोग का इरेशनल ही रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा तो ये एक प्रकार इरेशनल, यानी कि हिंदी में बोले तो अपरिमेय संख्या। क्या ये अपरिमेय संख्या हो गया, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए इसमें यह किसके बराबर है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए इसमें आप लोगों ने देखिए यहाँ आप लोग तोड़ने का प्रयास करें, 8 - 2√15 को अगर तोड़ना, ठीक है। तो इसमें देखिए माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2ab होता है। देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, 2a² - 2ab + b² होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए फार्मूला आगे लिख दीजिएगा, a² - 2ab + b² के रूप में फार्मूला को हम लोग लिखना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 + 2 करना पड़ेगा, a और b। आप लोग बताइएगा a और b यानी कि कौन सा संख्या ऐसा है जिसको 2 को जोड़ने पर 8 आएगा, 2 को गुना करने में 15 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 और 3 को लेते हैं, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, a के यहाँ पे √5 ले सकते हैं, b के यहाँ पे √3 लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लेंगे। तो देन आप लोग क्या करें, √5 कर देंगे माइनस √3 कर देंगे, तो आसानी से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN में 2 समरूप त्रिभुज है। यदि त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और YZ 2.4 सेंटीमीटर है, तो MN का माप क्या होगा। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना आप लोग को, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल XYZ का, देखिए इसमें आप लोग को समरूप त्रिभुज का कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। आप लोग अल्टीमेटली पढ़े होंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ का, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, या फिर आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का निकालिए। ये दोनों का जो क्षेत्रफल होता है, इसके जो सामने जो
जो 60 होता है यानी वाई जेड लिख रहा है और साथ में इसका एम एल लिख रहा है, ये दोनों का स्क्वायर के इक्वल होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका देखिए 16 लिख रहा है, इसका 24 लिख रहा है, 25 लिख रहा है, तो यहाँ 16 लिख देंगे, इसका लिख देंगे 25। ये स्क्वायर में तो हमने यहाँ अंडर रूट ला दिए, क्लियर है। अब वाई जेड का वैल्यू अल्टीमेटली 2.4 लिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से एम एल निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए 16 किसका अंडर रूट होता है, 4 का होता है, तो 4 और 5 25 किसका, 5 का, तो 4/5 बराबर लिखेंगे 2.4 बाय एम एन करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करें, 4 का पावर में 2.4 6 टाइम्स करें 0.6 और 0.6 को 5 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 3 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करेंगे तो 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक जल निकासी टाइल 42 सेंटीमीटर लंबा एक बेलनाकार खोल है, आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। टाइल के लिए आवश्यक मिट्टी का आयतन कितना होगा। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, देखिए आप लोग को जल निकासी के बारे में बेलनाकार बोला नहीं है, तो जब भी बाह्य और आंतरिक का कंडीशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जल इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बाह्य माइनस, देखिए इसमें क्या करें, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इंटू एच कर दे, इस फार्मूला पे अप्लाई करना है। अल्टीमेटली पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 का यूज करने हो रहा है आर, तो बड़ा आर का वैल्यू क्या लिख रहा था, देखिए 8 लिख रहा था, 8 ही लिखा, 14 लिखा, तो 14 का हाफ कितना होगा, तो 14 का हाफ हो गया 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे माइनस एक स्मॉल और 8, तो 8 का था क्या होता है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे इंटू एच। एच तो आप लोग का 42 सेंटीमीटर लिख रहा था। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना। तो फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व करते हैं तो टोटल आप लोग भी जो आएगा वैल्यू 4356 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आप लोग का आंसर है 4356 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 4356, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी उसके साथ जुड़ जाते हैं। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले MDH में असली मसाले सच MDH पढ़े होंगे। तो देखिए आप लोग को मैन देखना, तो पहला में मैन की संख्या 18 है, तो ये हो गया डे, लिखा 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं 26 दिनों के बाद। जब भी बाद आता है ना, जब भी बाद आता है दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो यानी कि देखिए एम तो टोटल कितना 18 आता है। डी की बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं ना ये। अब यहाँ पे 26 दिनों बाद, तो 96 में से हम लोग क्या करें 26 को माइनस करेंगे, तो यहाँ का डी का वैल्यू कितना आ गया 70 आ गया, क्लियर है। अब देखिए यानी MD हो गया, इसका हो गया। अब देखिए अगला में के बाद 10 और कर्मचारी उसके साथ जुड़ जाते हैं, यानी 10 कर्मचारी और, शुरू में 18 थे तो 10 और जोड़ देंगे, कितना आ गया 28 हो गया, जुड़ जाते हैं। तो कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो मान लीजिए कि x दिनों में पूरा करते हैं। और आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना। तो देखना चाहते हैं कैसे सॉल्व करें। देखिए 14 का पावर में 28 दो बार में आता है, 14 25 70 होता है। फिर 2 का पावर में 18 9 बार में आता है, तो 9 को 5 से गुना करें, 9 5 कितना होगा 45 आ गया। तो राइट आंसर करेंगे तो 45 डेज आ रहा, तो 45 डेज तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे अल्टीमेटली 26 दिन काम हो चुका था, तो 45 से 26 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 71 डेज आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया और मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है। तो 56 क्वेश्चन हो गया, देखते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग देखे होंगे, काफ़ी फेमस क्वेश्चन भी है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, अगर आप लोग IPL देखते हैं तो और भी अच्छा आप लोगों को जानकारी होगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, कहाँ पे, कानपुर में तो फ्रेंड्स ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे, तो आप लोग याद रखिएगा कानपुर में। फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर आप लोग सीरियस अपना प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग बताइएगा भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया था। आज कितना लकी डे है और ये क्वेश्चन भी आ गया। सबसे पहले फ्रेंड आज 16 सितंबर है, आज 16 सितंबर है और आज ही के दिन देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। देखिए कितना लकी क्वेश्चन आ गया, मैं भी खुश हो गया। सबसे पहले याद रखिए इसके पीछे कारण क्या। देखिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ओजोन के परत को बचाव के लिए कनाडा के एक शहर है जिसका नाम था मॉन्ट्रियल। देखिए मैं लिख देता हूँ, कनाडा एक शहर थे जिसका नाम था मॉन्ट्रियल थे। हाँ, तो मॉन्ट्रियल में एक बैठक हुआ था जिसका बैठक हुआ था 16 सितंबर को हुआ था, यानी 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर 1987 को हुआ था, क्लियर है। तो इसी वजह से 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिन मनाते हैं। तो याद रखिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आ गया कि
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसी वजह से 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो इसमें और भी कुछ तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नहीं हो गया। बात करना चाहते हैं 10 सितंबर को, तो 10 सितंबर को फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं। वही 18 सितंबर को, वैसे तो कुछ डे नहीं है। 13 सितंबर भी कुछ वैसा नहीं है। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन है ये। विश्व ईस्ट इंडिया, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे प्लासी युद्ध काफ़ी फेमस है। सबसे पहले आप लोग जानिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून को हुआ था। हाँ बिल्कुल 23 जून को हुआ था, ये याद रखिएगा 23 जून। हाँ कन्फर्म है 23 जून 1757 को, ये आप लोग याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, जो कि प्लासी में हुआ था। प्लासी कहाँ पे? कलकत्ता में। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। तो याद रखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी युद्ध का नेतृत्व जो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो राइट आंसर अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगेन आई रिपीट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। अगेन आई रिपीट 23 जून 1757 को हुआ था। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिए यह युद्ध जो था ब्रिटिश सेना और बंगाल के नवाब के बीच के सेना के बीच हुआ था, जिसमें याद रखिए कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को पराजित किया था। किसको किया था? सिराजुद्दौला को किया था। ठीक है? और इसके साथ साथ प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया था। ये भी आप लोग को शायद पढ़े भी होंगे इस चीज़ के बारे में। क्लियर है? चलिए अब इसी के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि कब होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे 1765 में होता है। क्लियर है? शायद 12 अगस्त 1765 को होता है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें किसी का भी हार जीत नहीं हुआ था। आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश के प्रथम राजधानी थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोग क्लिक कर रहे होंगे। तो देखिए हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रथम जो राजधानी थी गोलकुंडा का किला था। क्या थे? गोलकुंडा का किला। तो ऑप्शन नंबर सी कर रहे होंगे। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा 2014 में यूनेस्को द्वारा इस किला को विश्व धरोहर की लिस्ट में घोषित किया गया था। यानी 2014 में इसको गोलकुंडा के किला को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। क्लियर है? चलिए और भी इसके बारे में कुछ क्वेश्चन अगर होगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन, नियोन, नोबल गैस शब्दों के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त चित्र कौन सा है? देखिए सबसे पहले अगर बात करना चाहते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का अगर तोड़ना चाहते हैं तो इसका 2 अच्छी 6 टोड़े इलेक्ट्रॉनिक और फिर नियोन का, तो नियोन का टोटल 2 और 8 कीजिएगा। देन नोबल गैस के लिए कोई भी लिखे, तो नोबल गैस में जिसके लास्ट में पूरा भरा हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों को कॉमन बोल रहा, क्या बोल रहा, तो देखिए नोबल गैस तो आप लोग का नियॉन भी आता तो 2 8, तो यानी एक साथ दोनों आ जाएगा, एक ऑक्सीजन आप लोग का अलग हो जाएंगे। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए नोबल गैस के अंदर आप लोग का आता है, आप लोग का नियॉन आ गया और ऑक्सीजन आप लोग का अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था, बहुत ही ट्विस्ट क्वेश्चन था, अच्छा लगा ये। देखिए फ्रेंड्स इसी टाइप्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप डी का जो पेपर होता है वो सारे पेपर से हटके होता है। मैं खुद इस पेपर को निकाला हूँ और आप लोग के बीच में बता रहा हूँ, इसलिए मैं आज आप लोग के बीच में पूरे का पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। और आप लोग देख लीजिए मैं कंसेप्ट भी क्या दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन को मैं डीपली बता रहा हूँ। मेरे पास पूरा स्पेस नहीं, इसलिए कुछ क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। चलिए इसमें वर्गों की संख्या को काउंट करना है, तो फ्रेंड इसमें काउंटिंग करने का एक रूल होता है। सबसे पहले क्या देखिए यहाँ से काउंट के 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आप लोग का 3 हो गया, ये 4 हो गया। देन आप लोग का नीचे 1 2 3 4 इस टाइप से आप लोग कर दीजिए। क्लियर है? यानी रो की संख्या 4 है, कॉलम की भी संख्या 4 है। अब क्या कीजिए, देखिए रो को रो से, कॉलम को देखिए 1 को 1 से गुना कीजिए, 2 को 2 से गुना कीजिए, 3 को 3 से गुना कीजिए, 4 को 4 से गुना कीजिए। सबसे पहले 4 को 4 से गुना करेंगे 16 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। आप सॉल्व कर लिए ना, 16 9 25 4 29 और 1 30 आ गया। तो राइट आंसर क्या करेंगे? 30 करेंगे, लेकिन इसका 30 आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे इसमें छोटा भी तो ना, ये छोटा बम बड़ा था वहाँ का, तो देखिए इसमें 1 2 3 और एक बड़ा हुआ था, यानी 4 5 हो गया। तो 5 10 15 20, तो इसमें और हम लोग 20 को ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आ गया? 50 आ गया। तो टोटल वर्ग संख्या 50 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रहा है, उपरोक्त श्रेणी में बाएं से 15वें पद के बाएं से 16 छठा पद क्या? देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, देखिए बाएं से और यहाँ भी बाएं से लिख रहा है। याद रखिएगा जब भी दोनों बाएं बाएं से मिल जाएगा या राइट या लेफ्ट अगर सेम रहेगा, तो दोनों जो पद रहेगा दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो 15 में से 6 को घटा देंगे, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? 9 बचेगा। 9वां पद आपको खींचना है, लेकिन ये किस से करना है? बाएँ से था ना ये, तो बाएँ से खींचें, तो बाएँ से 9वां। तो देखिए बाएँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा,
7वां 8वां 9वां 9वां क्या आ रहा, परसेंटेज आ रहा, तो राइट आंसर होगा प्रतिशत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो आप लोग फ्रेंड्स बना सकते हैं, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन इजी है। देखिए पोलैंड को लिख रहा 16, 15, 12, 11, 44। इसमें ध्यान से देखिएगा ना, तो आप लोग का देखिए पी का होता है 16, ओ का होता है आप लोग का 15, फिर देखिए एल का होता है 12, एक का होता है 1, ए का होता है 1, एन का होता है 14, एल डी का होता है 4। इस टाइप से लिखा गया, तो लिख रहा है स्पेन का, तो स्पेन का तो एस का क्या होता है अल्टीमेटली 19 होगा, पी का क्या होता है 16 होगा, ए का 1 होगा, आई का 9 हो गया, एन का 14, तो 19 16 1 9 14 होगा, 19 16 1 9 14। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ये आप लोग क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। सभी पंखुड़ियाँ फूल है, सभी पंखुड़ियाँ पीली है, सभी पीले फूल है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, सभी पंखुड़ियाँ फूल है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग पंखुड़ी लिखेंगे। यहाँ देखिए आप लोग भी ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले पंखुड़ी लिख दिए, ठीक है। तो सभी पंखुड़ी के बारे में क्या लिख रहा है, फूल है। तो फिर क्या लिख रहे हैं, सभी पंखुड़ी पीली है, तो चलिए इसको मान लिया पीली मान लिया, इसको सभी पंखुड़ी को पीली मान लिया। फिर लिखा सभी पीले फूल है, तो ये सभी पीले फूल मान लिया, ये आप लोग का बन गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिख रहा निष्कर्ष में, सभी फूल पीले हैं, तो देखते हैं सभी फूल कहाँ पे, ये क्या सभी फूल पीले हैं, तो पहला का इससे कोई रिलेशन नहीं, तो पहला कैंसिल कर देंगे। देन सभी पीले पंखुड़ी हैं, तो देखिए पीले, ये पीले जो हैं आप लोग का पंखुड़ी है क्या, नहीं, तो दोनों गलत हो रहा, क्योंकि देखिए सभी पंखुड़ी पीले हैं, सभी पंखुड़ी हैं आप लोग का से क्या लिखे थे, जो भी है वही थे, फूल थे, तो ऑप्शन दोनों गलत हो गया। तो राइट आंसर करेंगे तो कोई भी निष्कर्ष नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव उत्पन्न होता है जबकि स्रोत और ग्रोता। सबसे पहले फ्रेंड डॉपलर प्रभाव आप लोग पढ़ेंगे, देखते होंगे आपके निकट अगर ट्रेन अगर सामने आती है, कोई भी गाड़ी अगर सामने आती है तो उसका आवाज़ तेजी से सुनाई देता है, उसे ही बोलते हैं डॉपलर प्रभाव, और दूर जाती है तो धीरे हो जाता है। तो वही बोला ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उत्पन्न होता है, जबकि स्रोत और श्रोता क्या होता है, हमेशा याद है दोनों अपेक्षित गति में होते हैं, दोनों गति में होते हैं ये चीज़। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। याद रखिए जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, तब श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति से भिन्न होती है। इसी घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए पारिस्थितिक तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता है पारिस्थितिकी तंत्र में मुक्त ऊर्जा का परिवहन एक तरफा होता है, यानी मुक्त ऊर्जा का। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अल्टीमेटली आप लोग देखेंगे ऊर्जा का संचय इसमें केवल और केवल एक ही दिशा में होता है। क्लियर है, और ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, इसको आप लोग बनाओगे, इसका पिरामिड जो होता है ना हमेशा वह सीधा बनता है। चलिए ये 68 क्वेश्चन हो गया। चलिए ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा ये आप लोग का पेपर लायक नहीं, इसलिए मैं स्किप करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लायक नहीं तो मैं बता देता हूँ। चलिए देखिए, निम्नलिखित में किस गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन के संबंध में सही कथनों का लिख रहा है, निम्नलिखित में से किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन के संबंध में सही कथनों का चयन करना। देखते हैं क्या लिख रहा है, उसी के रिगार्डिंग में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। क्लियर है, देखते हैं। उत्तल दर्पण केवल वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। सबसे पहले याद रखें उत्तल दर्पण जो है ना केवल वास्तविक नहीं बनाते, वह केवल आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो पहला आप लोग का इसी वजह से कैंसिल होगा। देन अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टे, आभासी, सीधे प्रतिबिंब निर्मित करते हैं। देखिए अवतल दर्पण जो होते हैं वो आप लोग का ये जो लिख रहा है अवतल दर्पण वास्तविक बनाते हैं, उल्टे भी बनाते हैं, आभासी बनाते हैं, सीधे बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का सही है। थर्ड, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या छोटे या समान या बड़े आकार के होते नहीं, ये हमेशा छोटे होते। तो थर्ड भी आप लोग कैंसिल कर दें। नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा बना निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटे, समान या आकार में बड़े होते हैं। बिल्कुल, तो इसका सेकेंड और फोर्थ सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सेकेंड और फोर्थ कहाँ लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, अगेन आई रिपीट, देखिए सबसे पहले याद रखिए, देखिए आप लोग दर्पण पढ़े होंगे, तो दर्पण में आप लोग सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे समतल दर्पण। देखिए थोड़ा सा मैं डीपली बता देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए पहला एक होता है समतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ये दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए समतल दर्पण, तो याद रखिए दोनों दर्पण जो होता है, यानी देखिए दोनों के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा केवल। समतल और उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है। क्या होता है, ये आभासी। अब देखिए जो भी प्रतिबिंब आभासी होता है, थोड़ा सा ध्यान से अगर देखिएगा, आभासी कहाँ से समाप्त हो रहा है, सी से। तो जो भी आभासी प्रतिबिंब होता है ना, तो आभासी साथ साथ वो सीधा बनाता है। क्या बनाता है, वो सीधा बनाता है, ये याद रखिए। यानी कि समतल और उत्तल दोनों आभासी और सीधा बनाता है, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है, देखिए अंतर को बता। समतल देखिए सारे बराबर लिख रहा ना, तो हमेशा
समतल में आभासी सीधा और बराबर बनता है, यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर बनता है, लेकिन उत्तल थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इसमें क्या बन जाता है, छोटा बनता है। ये कंडीशन होता है। क्लियर है, ये दोनों में याद है, यानी समतल में आभासी सीधा बराबर बनता है और उत्तल में आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर है, वही बात करना चाहते हैं अवतल के लिए। तो अवतल के लिए आप लोग कंडीशन पढ़े होंगे। अवतल दर्पण का एक कंडीशन हो, सबसे पहले ये आप लोग जानते हैं द्वारक कहलाता है, ये आप लोग का मुख्य कहलाता है, ये आप लोग का ध्रुव हो गया, ये आप लोग का फोकस, मुख्य फोकस हो गया, ये आप लोग का सेंटर हो गया, ये अनंत हो गया। क्लियर है, यहाँ पे कंडीशन मैं बता देता हूँ, ट्रिक कभी भूलिएगा नहीं। देखिए, 1 लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा, 3 4 5 6 दिन 1 2 3 4 5 और 6। देखिए, अगर वस्तु को इस साइड आप लोग रख रहे हैं तो सारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर है, लेकिन अगर एफ और पी के बीच रखें तो वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर है, तो ये कंडीशन होता है जो मैं एक ही बार में बता दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित 4 समान प्रतिरोध एक सेल में संयोजित है, लिख रहा है, इसको विसंयोजित किया जाता है, पुनः उसी सेल के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, समांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर प्रत्येक प्रतिरोध के धारा का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए इसका अगर निकालेगा ना तो इसका रेशियो आएगा, देखिए 1:4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा, क्योंकि 4 रूप में लिख रहा ना ये, तो 1:4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। ये बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन था, इसलिए मुझे याद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना है, सरलीकरण का मेथड से सॉल्व कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव विस्तार आ गया, तो फ्रेंड्स आप लोग दशमलव विस्तार आ गया तो देखिए 100 को डिवाइड करना 109 से, अल्टीमेटली इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए कीजिए, क्योंकि आप लोगों को क्या करना, 100 को डिवाइड करना 109 से, आगे 1 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, 9 आएगा, तो 9 को हम लोग लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिख देंगे, फिर 0/10 कर देंगे। ठीक है, और देन आप लोग का रिमाइंडर 9 बचा था, यहाँ पे क्या करें, 100 कर दें, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। यदि दिया गया समीकरण दिए गए समीकरण के लिए ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले फ्रेंड ये जो क्वेश्चन आप लोग का ना, ये आप लोग का इंटरमीडिएट का यानी क्लास 11 का क्वेश्चन है, इसमें ए का मान निकालना, इसमें आप लोग वैल्यू पुट करके बनाइएगा, तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाए। देखिए दोनों में π/3 या 2π/3 किए हैं तो ऑप्शन बराबर आ जाए, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। देखिए π/3 का अर्थ क्या होता है आप लोग खुद बता सकते हैं। तो पाई का अर्थ होता है 180, तो 180 को 3 से भागा देंगे, क्या आएगा, 60 आ गया। तो शुरू में tan 60 का वैल्यू था, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। देन फिर देखिए 60 आ गया तो 2 को 60 से गुना करके 120 आ गया, फिर tan सारे को बना लीजिए तो इक्वल है, तो ऑप्शन बी को कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, उसी के रिगार्डिंग में बताऊं। देखिए 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से पूछा था। सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन अगर जब भी रहता है, एक फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए MP/CP, देखिए इस फार्मूला को याद कर लीजिए, MP/CP कर लीजिएगा बाय, देखिए सी के बाद डी आता है, तो यहाँ पे 100 - डी कर दे, डी यानी डिस्काउंट कर देंगे, और यहाँ पे देखिए 100 प्लस प्रॉफिट कर, ये फार्मूला याद करिए, यानी MP/CP तो 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 माइनस डिस्काउंट लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए MP तो आप लोग को निकालना था, तो MP का हम लोग MP रहने दें। क्लियर है। देन CP का वैल्यू अगर देखिएगा तो 360 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 360 लिख रहा है। अब क्या करेंगे, 100 प्लस P, तो 100 में प्रॉफिट कितना लिखा था, 25%, तो 100 प्लस 25 क्या हो गया, 125 हो गया। अभी 100 माइनस डिस्काउंट लिखा है 10%, तो 100 में से 10 को घटाए कितना है, 90 आ गया। अब देखेंगे 90 का पारा में 360 आता 4 बार में। अब 125 को हम लोग 4 से गुना करेंगे, तो फ्रेंड्स 125 को 4 से गुना करेंगे तो आपका MP का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 500 रुपये। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 500। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100 होता है। तो मानक विचलन का वैल्यू 5 है और माध्य का वैल्यू 25 है, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 का पारा 25 5 बार में आता है, फिर 25 को 100 से यहाँ भी सॉल्व किया तो 20% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20%। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है। सबसे पहले लिखा जल संधि। तो जल संधि क्या होता है, देखिए दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि को संकरी पट्टी को जल संधि कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड, जल संधि क्या होता है, दो भूभागों को मिलाने वाले भूमि के एक संकरी पट्टी को जल संधि कहते हैं। बिल्कुल सही है। स्थमस, दो बड़े निकायों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण मार्ग को स्थमस कहते हैं। ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए का दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है।
चलिए अगला, सॉरी इसमें दोनों गलत है, जल संधि इसे नहीं कहते हैं, गलत है। जब तो दोनों गलत हो जाएगा आप लोग का, ना तो वन ना तो ये, तो आप लोग का ये गलत है। क्योंकि फ्रेंड जल संधि क्या होता है, दो विशाल जल राशियों को जोड़ने वाले को बोलते हैं जल संधि। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग को पता होगा एक जल संधि का नाम बता सकते हैं, बोरिंग जल संधि, आप लोग को पता भी होगा। चलिए, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में था। देखिए आप लोग पढ़े होंगे तानसेन के बारे में, अल्टीमेटली आप लोग को ध्यान में आ गया होगा। सबसे फेमस और जो मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है, यानी तानसेन जो था ना वह अकबर के दरबार में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। याद रखिए मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और तानसेन क्या थे, एक प्रकार के गायक थे। चलिए बातें करना चाहते हैं अकबर का। सबसे पहले फ्रेंड अकबर, तो अकबर का सिंहासन कब हुआ था। देखिए अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्लियर है। इस चीज़ के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। और अकबर का जो टेन्योर था आप लोग पढ़े भी होंगे शायद। देखिए 1556 से लेके टोटल 1605 तक रहा था। 1556 से लेके 1605 तक रहा था। और इसमें सबसे पहले याद रखें जब यह 13 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने सिंहासन पे राज किया था। तो 1556 से लेके 1560 जब यह 13 वर्ष की अवस्था में थे ना, तो इन्होंने 4 साल इसके साथ में इसका मेन संरक्षक के रूप में थे बैरम खान थे। कौन थे, बैरम खान थे। क्लियर है। चलिए अब बाबर के बारे में आप लोग जानते हैं, बाबर का टेन्योर क्या था, 1526 से लेके 1530 तक था। ये भी आप लोग पढ़े होंगे और याद भी होगा। बात करना है औरंगजेब का, सबसे अंतिम था, यानी कि शाहजहां के बाद कौन आए थे, औरंगजेब। हुमायूं का आप लोग जानते होंगे, हुमायूं का था 1530 से लेके सबसे पहले 1540 के बीच में था। और लास्ट में आप लोग का 45 से 55 के बीच में आ गया था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। चलिए और कुछ वैसे नहीं। देखिए अकबर को हिंदी का वास्तविक संस्था, हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, यानी अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। बाबर के काल में सबसे पहले बाबर को ही मुगल सम्राट का संस्थापक कहता है। औरंगजेब के बारे में बता दिया। हुमायूं के काल को क्या कहता है फ्रेंड्स, हुमायूं एक ऐसे व्यक्ति थे जो ज्योतिष में विश्वास करते थे, वह 7 दिन में 7 कपड़ा पहनते थे। क्लियर है। चलिए बाकी तो ज्ञान बहुत इसके बारे में, लेकिन टाइम देखना होता नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर देखिएगा तो आप लोग को पता भी चल गया होगा। तो ऑप्शन क्या लिखा, देखिए प्रशांत महासागर का सेल्फ, हिंद महासागर का सेल्फ, आर्कटिक महासागर का साइबेरियन सेल्फ। तो ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। अगेन आई रिपीट, याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन सेल्फ है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया गया। सबसे पहले फिर करंट अफेयर, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। तो यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को, याद रखिए केरल के कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर शहर घोषित किया। क्लियर है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन आते कब घोषित किया गया था, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 2024 में घोषित किया गया था। 2024 में घोषित किया गया था। क्लियर है। चलिए और बातें करना चाहता है यूनेस्को के बारे में। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। 2 और 3 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के सामने आएगा। देखिए कितनी बार आ रहा है, तो याद रखिए 2 और 3 बजे के बीच एक बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक सामने आता। आप लोग देखे भी होंगे घड़ी से, तो आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। ये आ गया दर्पण प्रतिबिंब। तो याद रखिए दर्पण प्रतिबिंब में केवल एक ही कंसेप्ट होता है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। लेफ्ट को राइट कर दीजिए, राइट को लेफ्ट कर दीजिए, ये कंसेप्ट होता है। जब भी दर्पण प्रतिबिंब होता है लेफ्ट को राइट कर देंगे, राइट को लेफ्ट कर देंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग 22 का अगर आंसर देखेंगे तो देखिए ए जो है ना आप लोग का सबसे पहले ये राइट में था, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे 5 को लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ 5 को, तो 5 को उल्टा करके इस टाइप से लिखेंगे। फिर 9 को लिखेंगे, तो 9 को भी उल्टा करके इस टाइप से लिखेंगे। वाई आप लोग को लिख रहा है, तो वाई को इस टाइप से लिखते हैं। परसेंट तो आप लोग का देखिए इस टाइप से आप लोग का परसेंट हो जाएगा। और ई को भी लिखेंगे, तो ई का भी अपोजिट के रूप में लिखेंगे। तो ई को अगर हम लोग लिखेंगे फ्रेंड तो इस टाइप से आप लोग लिख कर सकते हैं। तो ऑप्शन की रिगार्डिंग देखिए तो ऑप्शन 82 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा। याद रखिएगा जब भी दर्पण प्रतिबिंब होता है तो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दीजिएगा, ये आप लोग का रूल होता है। चलिए और जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे चेंज होता है। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। सी डी के ठीक बाएं बैठा है। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एफ के ठीक बाएं कौन बैठा है। काफ़ी आसानी से इसे बना सकते हैं फ्रेंड। देखिए कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले कितना लोग है, 6 लोग है। तो हम लोग देखिए 2 व्यक्ति हो गया, 2 2 4 व्यक्ति हो गया, ये 6 व्यक्ति हो गया। क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या लिख रहा है इसमें। आप लोग का लिख रहा है सब केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है।
एफ और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो चलिए देखते हैं कैसे बना। सी डी के ठीक बाएं है। चलिए सबसे पहले देखिए सी डी के ठीक दाएं हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए सी है, ये केंद्र की ओर है ना, मान लीजिए सी है, ये क्लियर है। तो लिखा सी डी के ठीक बाईं ओर है, तो सी जो है ना ठीक है डी के ठीक बाईं ओर हो गया, क्लियर है। अब हो रहा सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ए आप लोग का यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो हम लोग फिर यहाँ पे आप लोग एफ और ई, ए और एफ के बीच दो व्यक्ति है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, अगर ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए और एफ के बीच दो पड़ोसी, तो दो व्यक्ति मान लेंगे, और यहाँ पे सिंपल ई और बी आ जाएगा, तो आप लोगों का तो बन गया। तो एफ के ठीक बाएं कौन है, तो फ्रेंड्स एफ के ठीक बाएं तो एफ है आप लोग का, तो एफ के ठीक बाएं कौन है, बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये सब खुद प्रैक्टिस से कर लीजिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। चलिए, एक निश्चित कुछ भाषा में बेडरूम को 28 और मून को 16 लिखा जाता है, तो उस भाषा में चेन को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे बेडरूम के अक्षरों की संख्या। बी का क्या होता है, 2 होता है। ई का अगर आप लोग पढ़ेंगे तो 5 होता है। डी का 4 होता है। आर का क्या होता है, 18 होता है। उसी प्रकार, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो देखते हैं और भी कुछ ठीक बनाते हैं। देखिए इसमें अगर आप लोग देखिए टोटल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 आ गया। देन मून में कितना वर्ड्स है, 4 है। 4 को 4 से गुना करें 16, यानी कि जो भी आप लोग अक्षरों की संख्या है उसको 4 से गुना करें। चेन में कितना, 1 2 3 4 5, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को 4 से गुना करेंगे 20 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, यदि ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है केवल। देखिए 96 कर देंगे। अब ए के जहाँ पे देखिए तो डिवाइड लिख रहा है, बाय 4 कर देंगे, और डी के जहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो माइनस लिख रहा है, 5 कर देंगे। फिर बी के जहाँ पे लिख रहा है मल्टीप्लाई, फिर 7 लिख देंगे। सी के जहाँ पे आप लोग का प्लस लिख रहा है 20। आप लोग बोर्ड मास के तरीकों को अपनाइए और इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग के सामने 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, इसमें आप लोग को क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित ग्राफ का प्रयोग करते हुए चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना। सबसे पहले आप लोग ये देखिए ना, जो भी ग्राफ एक सीधी रेखा में जाता है उसे बोलते हैं ओम्स का नियम को फॉलो कर रहा है। किस नियम को फॉलो कर रही है, ओम्स का नियम को फॉलो कर रहा है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को चालक का प्रतिरोध निकालना, तो चालक का प्रतिरोध होता है आर, तो आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई होता है। आप लोग पढ़े होंगे आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई होता है। सबसे पहले वोल्टेज देखेंगे, तो हम लोग लास्ट का लेते थे, वोल्टेज क्या 15, और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग अगर करंट को देखते हैं तो 0.25, तो सॉल्व करते हैं 15 को क्या करेंगे 0.25 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए आप लोग को ऊपर जाएगा, तो 25 का पारा में 1500 कितना बार में आएगा, तो अल्टीमेटली 60 टाइम्स आ जाता है। इसका राइट आंसर आएगा 60 ओम आ जाएगा। क्लियर है। और भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए 12 लिए, तो 12 को डिवाइड किससे करेंगे, देखिए 12 को डिवाइड करेंगे 0.20 से, 0.20 से, यहाँ भी आप लोग कीजिए तो टोटल 60 ओम ही आएगा, तो राइट आंसर क्या रहा, 60 ओम आ रहा। और याद रखिए ये जो आप लोग का ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग है, तो ओम्स के नियम क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली इक्वल्स टू आर आई होता है। अब यहाँ से क्या कहता है, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम लोग आर डालते हैं। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखे, V बाई आई लिखे। V क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई क्या होता है, करंट होता है। अब यहाँ से अगर इसका यूनिट निकालेगा तो सिंपल है, V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। बस यहाँ से आप लोग बहुत सारी चीज़ को सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग जब भी याद करें बल की दिशा में परिवर्तित की बात करते हैं, याद रखिएगा जब भी किसी धारावाही चालक में बल की दिशा में परिवर्तित करने के लिए बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए जिस चीज़ का यूज करता है उसको बोलते हैं धारा की दिशा में परिवर्तन करते हैं। क्या कहते हैं, धारा की दिशा में, तो ऑप्शन नंबर बी केवल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी केवल धारा की दिशा में परिवर्तन करते हैं। क्लियर है। और ये जो नियम साथ आप लोग को ऑस्टेट के नियम के अकॉर्डिंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का आ गया, काफ़ी न्यूमेरिकल्स को क्वेश्चन है ये। चलिए मैं कुछ हिंट्स कर दूंगा, बाकी आप लोग खुद से कीजिए। यदि एक 10 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु को 20 सेंटीमीटर ऊंची सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और सभी दूरियों को ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए एक मुख्य अक्षर पर मापा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई क्रमशः क्या होगी। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए आप लोग को सबसे पहले देखिए यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई h0 मान लेंगे, तो h0 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर लिख रहा, ठीक है। अब त्रिज्या लिख रहा, तो त्रिज्या यानी कि आप लोग देखिए यहाँ पे लिख रहा r, तो r का वैल्यू 20 लिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे f निकालें, तो f बराबर क्या होता है r/2, तो r का आधा यानी 20 का आधा क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब दोनों अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण हम इसको क्या करें माइनस कर देंगे, आप लोगों को मैं बताया था। फिर आप लोगों को सभी वस्तु दूरी लिख रहा नहीं है, तो दूरी वस्तु दूरी u का वैल्यू अगर आप लोग देखिए तो या u भी माइनस में होता है, -40 हो गया। क्लियर है। और आप लोग को निकालना है सभी, हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, लिख देता है 1/v + 1/u बराबर क्या होता है 1/f। अब इसी फार्मूला में इसको पुट कीजिएगा ना, तो v का वैल्यू आ जाएगा, तो v का वैल्यू अगर सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के सामने -13.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, -13.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा माइनस में, देखिए
भी अगर आप लोग निकालें, सबसे पहले देखिए एक ट्रिक है, अवतल दर्पण में हमेशा यू भी एफ जो होता है सारे माइनस में होती हैं। तो देखिए आप लोग को ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गया था, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए अभी में कन्फ्यूजन था, तो अगर आप लोग 13.3 निकाले तो इससे तो आप लोग काफ़ी अच्छे से निकाल सकते थे, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते थे। क्लियर है। अब देखिए हम तो अभी आप लोग से भी निकाले, तो भी का वैल्यू कितना लाए थे, -13.3 सेंटीमीटर लाए थे। और आप लोग को आवर्धन निकालना था, तो आवर्धन निकालना तो एम, तो एम का फार्मूला होता है -v/u होता है। क्लियर है, -v/u होता है, जिसमें अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति बोल रहा है, तो यानी हम लोग h1 का अगर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें, -v को h से गुना करेंगे बाय u करेंगे, तो देन इसको सॉल्व किए तो 3.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। चलिए तो राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका चक्र किस क्रम में होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोशिका चक्र G1 S G2 और M में होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन गलत कर दिए, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे देखिए जीवन का अर्थ क्या होता है, तो जीवन का अर्थ होता है फ्रेंड, जीवन प्रस्तावता में होता है एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, देखिए कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। सबसे पहले औसत चाल के लिए होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितना 15 हो रहा, फिर यहाँ पे कितना 16 है, तो 15 बटा 16, कुल समय कितना 4 + 2 करिएगा। अब 15-16 को ऐड करेंगे कितना 31 आएगा, 4 2 कितना होता है 6 होता है, तो दोनों को अगर डिवाइड हम लोग करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को कितना आएगा 5.17 आएगा, 5.17 मीटर पर सेकंड आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे तो 5.17 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोग के सामने ये रहा, चूंकि 48-144 का महत्तम समापवर्तन 48 है और 48 देखिए याद रखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन है, देखिए ये 2 संख्या दे रहा है, इसका एचसीएफ केवल 48 दे रहा है, तो आप लोग को एलसीएम निकालना। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फार्मूला एक होता है, देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, देखिए मैं लिख देता हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी A × B होता है। आप देखिए यहाँ पे एचसीएफ का वैल्यू क्या लिख रहा है 48 लिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ का वैल्यू 48 कर देंगे, देन एलसीएम का वैल्यू आप लोग को निकालना है। अब A का वैल्यू, तो A का वैल्यू लिख रहा 48 लिख रहा, देन B का वैल्यू लिख रहा 144 लिख रहा। क्लियर है। हम लोग देखिए 48 को कैंसिल कर दें तो देन आप लोग को क्या बचेगा, एलसीएम बच गया, तो क्या बचेगा 144, तो राइट आंसर क्या होगा 144। तो फ्रेंड्स का एलसीएम किसके बराबर 144, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P/Q ग्रुप में देखिए यहाँ पे आप लोग को रूपांतर करना 0.037 यहाँ पे 0 पे क्या है रैकरिंग लगा हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिस संख्या पे रैकरिंग रहता है वो पूरा ले देता है, ठीक है। और जिस संख्या पे रैकरिंग नहीं रहता उससे हम लोग माइनस करते हैं, 0 पे नहीं था तो माइनस कर देंगे। अब जिस संख्या पे रैकरिंग है, यानी जितना संख्या पे रैकरिंग है उतना 9 लिखते हैं, तो 2 संख्या पे तो डबल 9 लिख देंगे, और जितना संख्या पे रैकरिंग है उतना 0 लेते हैं, 0 कर देंगे। अब 37 में से 0 गया, 37 बच गया, और यहाँ पे क्या बचा 990 बच गया। तो राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, 37/990, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है। यदि बहुपद x² + 9x + 3k के शून्यंकों के वर्गों का योग 21 है तो k का मान ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए शून्यंकों के वर्गों का योग, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ शून्यंकों के वर्ग। सबसे पहले शून्यंक क्या होता है, देखिए शून्यंकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। क्लियर है। तो इसके वर्गों का यानी ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू 21 लिख रहा है। क्लियर है, ये आप लोग का लिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या हो, देखिए a + b का होल स्क्वायर कर दिया, यानी a² प्लस क्या करेंगे b² प्लस 2ab, यानी यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 21 ऑलरेडी आप लोग का दिया है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहते हैं α² प्लस β², तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको तो कन्फ्यूज मैं खुद कर गया हूँ। अल्फा, रुकिए 1 मिनट और, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन दे दें। यदि x² + 9x प्लस शून्यंकों के वर्गों का योग है ना, ये सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग जानिए देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -v/a होता है, तो -b, तो -v/a का वैल्यू लिखा है तो -9 ही आएगा, इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a, तो केवल 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 तो है, साथ में k भी था, तो 3 के ले लेंगे। क्लियर है, यहाँ पे 3 के ले लिए। और आप लोगों को क्या करना है शून्यंकों के वर्गों का योग, तो शून्यंकों के वर्गों का योग हम लोग यहाँ पे 21 दिया लिख रहे हैं। अब शून्यंकों के वर्गों का वैल्यू लिखा है α² प्लस β² के यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है। अब सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से वही तो चीज़ सेम आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग को मैं एक और बताना चाहता हूँ ट्रिक के साथ। देखिए 21 से 21, अब देखिए a² प्लस b² का फार्मूला शायद आप लोग पढ़े नहीं होंगे, तो जान लीजिए। यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी a + b का होल स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस
2 इंटू ए बी कर, इस फार्मूला पे आप लोग पुट कर दीजिए। अब देखिए इसी फार्मूला पे मैं पुट करता हूँ। देखिए 21 तो यहाँ रहेगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया था, -9 था, तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81 आ गया। क्लियर है, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 के आ गया, तो 3 कर देंगे। अब देखेंगे 21 में से 81 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। बराबर क्या आएगा, 3 दूनी 6 के आ गया। अब यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे, सो यहाँ पे देखेंगे तो 10 आएगा, तो राइट आंसर फ्रेंड 10 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे 10, तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। n के किस न्यूनतम मान के लिए 2 पर पावर 2n प्लस 2n 6 से पूर्णतः विभाज्य, जहां n एक पूर्णांक है। सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे पूरा पूर्णांक है। सबसे पहले पूर्णांक जब भी आता है ना, n इक्वल टू आगे 1 पुट कीजिए ऑप्शन से। देखिए 2 है 2 की n, 2 है 2, n के पे 1 करेंगे, फिर प्लस 2 n के पे 1 करेंगे। देखिए 2 को यहाँ 2 हो गया प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, 6 क्या 6 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन जो आप लोग को दे रहा ना, ये 95 का क्वेश्चन, इसमें आप लोग को ये जो क्वेश्चन होगा ना, इसमें आप लोग को x इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस y इक्वल टू आर साइन थीटा u और z इक्वल टू आर साइन थीटा ये लिख रहा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो अल्टीमेटली सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, आर स्क्वायर आएगा। ये तो मैं ग्रेजुएशन में पढ़ा था, ये ऐसा क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए। वैसे अगर आता भी है ना तो x का वैल्यू देखिए, दोनों x का वैल्यू क्या था, आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा का हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दीजिएगा। क्लियर है। देन y का वैल्यू क्या था, आर साइन थीटा, जो भी है ना सारे को पुट कर इसका वैल्यू आर स्क्वायर ही आएंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन इसका पैटर्न का कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप लोग का 10th लेवल का पेपर पूछा जा रहा। चलिए ये तो खुद से कर लीजिए। देखिए अक्टूबर 2024 में किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे और आप लोग को जानकारी भी होगा। अक्टूबर 2024 में मिस्र देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ साथ याद रखें मोरक्को और UAE के बाद मिस्र पूर्वी ये भी बन गया। ठीक है, चलिए। और WHO का गठन कब हुआ था, तो आप लोग जानते हैं 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा है और इसका मेन महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एडनॉम है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, 15 अक्टूबर 2024 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां थे। तो फ्रेंड्स याद रखिए 15 अक्टूबर 2024 तक भारत में कुल 14 महारत्न कंपनियां थे। कितना था, 14 थे। और 14वां नंबर के जो आए थे वह HAL था, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। क्लियर है। और अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वां महारत्न कंपनी का दर्जा भी मिला था। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। क्लियर है। चलिए भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का नया सेट शुरू किया, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जा रहा है, तो आप लोगों को पता हो कुल 4 श्रेणी में बांटा जा रहा है। कितना, 4। पहला होता है विज्ञान रत्न में होता है, फिर विज्ञान श्री में होता है, फिर पढ़े होंगे आप लोग विज्ञान युवा शांति में होता है विज्ञान टीम पुरस्कार यानी वीटो के रूप में होता है। क्लियर, VT के लिए। चलिए वर्ष 2025 में कुल कितने विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा 139 लोगों को मिला था, जिसमें मैं आप लोग को इसमें कुछ तालिका भी मैं बताता। सबसे पहले याद रखिए इसमें सबसे पहले 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, 19 लोगों को पद्म भूषण और टोटल 113 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। क्लियर है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए 100 क्वेश्चन से सॉरी मैं 1 शुरू वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, देख लीजिएगा शुरू वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें आप लोग खुद से कर लीजिएगा, और होगा नीट तो मैं बता दूंगा। सारे क्वेश्चन तो लॉन्ग थे इसलिए मैं स्किप कर दिया हूँ। चलिए तो फ्रेंड्स कैसा लगा 100 क्वेश्चन मैं सीरीज का देख लीजिए, ये आप लोग का सॉल्यूशन है 1 2 3 का देख सकते हैं, वैसे इससे बढ़िया मैं खुद बता दे रहा हूँ। क्लियर है। चलिए तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स, ये हम हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा, आप लोग को जानकर हैरानी होगा। आप लोग को ये जो मैं क्लास दे रहा हूँ लगातार मैं दूंगा, आप लोग का पेपर तक दूंगा, और भी अगर आप लोग को नीड होगा तो मैं पूरे का पूरे तैयारी कराऊंगा। और फ्रेंड्स आप लोग को PDF चाहिए होगा तो हमारे चैनल पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे चैनल पे हमारा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, हमारा नाम जानते हैं आप लोग क्या है, तो हमारे चैनल पर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आप लोग को भेज दूंगा। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। बाय। तो फ्रेंड बाय, आप लोग जानते हैं हमारा नाम क्या है, सागर कुमार। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।